मैसिव इंपॉर्टेंट पेनल्टी। ठीक है, हाँ जी बताओ भाई, 43 से स्टार्ट करें। 43 इंपॉर्टेंट है और 43 के लिए मार्क कर लीजिए डिफरेंशियल राइट्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिफरेंशियल राइट्स एग्जाम में फंस सकता है, बिल्कुल फंस सकता है। जी, डिफरेंशियल राइट्स है क्या बेटा? क्या कुछ हम वोटिंग राइट्स पे डिफरेंट कर सकते हैं? यस। क्या हम डिविडेंड में डिफरेंस कर सकते हैं? यस, ऑब्वियस बात है। एंड इंपॉर्टेंट चीज कहीं ना कहीं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की जो कंडीशंस हैं उसे अच्छे से करिएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सॉरी, एओए का ऑथराइजेशन, आपका डिक्लेयर डिविडेंड पेंडिंग नाउ। आपने कोई प्रकार के लोन अगर लिए हुए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह से, वो पेंडिंग नाउ, उनका जो अमाउंट ड्यू है, और अगर है तो आपके ऊपर फिर 5 इयर्स का बैन रहेगा। हाँ, आपने प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह टाइमली रिडीम करे हुए हो, बट अगर नहीं करे हैं तो कोई बैन वगैरह उसमें नहीं है। ये बात मार्क कर लीजिएगा प्लीज। हाँ करेक्ट है। किसके नीचे लिखा हुआ है आप देखो, कंसिडरिंग विच पॉइंट? एफ, डिक्लेयर डिविडेंड के नीचे नहीं दिया होगा, वो अलग है, वो अलग है। उसके में अगर डिविडेंड लेट से पेंडिंग है, वो आपने पे नहीं किया टाइमली, फिर बाद में कर दिया, नो प्रॉब्लम, दैट विल नॉट बी अ व्हाट यू कॉल्ड एज बैन ऑन डिफरेंशियल राइट्स। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, आप एक बात समझना कृष्णा, डिविडेंड तो वैसे भी अगर 30 दिन में आपने पे नहीं किया है तो आप तो वैसे भी सेक्शन 127 में फंसी गए। 18% पर एनम, 2 साल की जेल, 1000 रुपये पेनल्टी, वो तो है ही दिक्कत। वो यहाँ पे फिर क्या बैन लगाए उसको? ठीक है, सेक्शन 43 में सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अलॉन्ग विद सेक्शन 55 रिडेम्पशन। एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर्स पे ना कम क्वेश्चन आता है, तो आई डू फील दैट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो इसमें कुछ पूछ ले। 20 साल वाली बात, 30 साल वाली बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी टाइम पे रिडेम्पशन का अमाउंट वापस नहीं मिल रहा है तो एसआर पास करो। किसका? प्रेफरेंस शेयर वालों का। और ये आएगा अगर, तो मुझे ऐसा लगता है अब ये इसको एमसीक्यू में पूछेंगे, तो इसको एमसीक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ट्रिब्यूनल बात करें तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? एक्सचेंज, और इफ वी टॉक अबाउट कि कहीं ना कहीं डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट। एक इंपॉर्टेंट बात और जो एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, अगर पेंडिंग डिविडेंड चल रहा है, ये आप लिख लीजिएगा कहीं, अगर पेंडिंग डिविडेंड है उन प्रेफरेंस शेयर्स पे जिसके लिए हम ट्रिब्यूनल लड़ने गए हैं, तो वो पैसा भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए पैसा कहां से आएगा अपने पास? पहला फ्री रिजर्व्स, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम हम यूज रिडेम्पशन के लिए नहीं कर सकते, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए कर सकते हैं, एंड आउट ऑफ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू कर रहे हैं तो कोई सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। फ्री रिजर्व्स यूज कर रहे हैं तो सीआरआर बनेगा एट व्हाट रेट? 100% नॉमिनल वैल्यू। इसका न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहिएगा सीआरआर के लिए, ठीक है। देयर लिख लीजिए, सीआरआर का न्यूमेरिकल आपको एक करके जाना है। एंड सीआरआर फुली किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है? फॉर द इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स, ठीक है। तो सीआरआर जरूर से आप टॉपिक प्रेफरेंस शेयर्स में 55 में करके जाइएगा, फिगर्स करके जाइएगा, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। ट्रिब्यूनल वाली बात करनी है अपने को, मेन यही है बस। हाँ, 21st ईयर से 10% रिडेम्पशन होगा, वो भी करना है अपने को, ठीक है। उस पर तो कभी क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि है सर, मैं डिवेंचर्स थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ, मैं तो प्रेफरेंस शेयर्स बता रही हूँ, सीआरआर, ठीक है। नेक्स्ट, 44 तो बेकार है, शेयर इज अ मूल प्रॉपर्टी, हटाओ उसे, ठीक है। 45 बेकार है, फंगेबिलिटी, हटाओ उसे, बिल्कुल हटा दो। 46, 47, 48 ना, देखो एक बात समझना, मुझे लगता नहीं है आना चाहिए,
बट इन्होंने अभी जो बदतमीजी करी थी फर्स्ट का ए पार्ट सेक्शन 27 बना के, कोई उम्मीद नहीं करता प्रोस्पेक्टस चैप्टर में से 27 पूछेंगे, बड़ी बात नहीं है, इनका अगर दिमाग फिरा तो ये कुछ 46, 47, 48 में पूछे। और अगर आप मुझसे कहो इसमें भी कौन सा प्रेफरेंस, आई थिंक 48, दैट इज वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स। इस पर अभी रिसेंट में एक MCQ RTP में दिखाता हमें, तो इसलिए ऐसे कर लेना। खैर एक बार बात कर लेते हैं 46 शेयर सर्टिफिकेट्स क्या बात करता है भाई, हर सर्टिफिकेट साइन होगा या तो 2 डायरेक्टर्स से या 1 डायरेक्टर 1 CS से। ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर SH1, डुप्लीकेट का है SH2। अगर डुप्लीकेट इशू कराओगे तो 5 कारण होंगे जिसकी वजह से करवा रहे हो। डिफेस्ड, अच्छा टॉर्न, डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड, ठीक है, एंड और ठीक है लॉस्ट हो गया है, ठीक है, लॉस्ट और स्टोलन, डन। अब 50 रुपये सर्टिफिकेट है अगर डुप्लीकेट आप इशू करवाओगे तो, और अगर मान लीजिए ओरिजिनल मिल गया तो वो वापस करने की भी आपकी जिम्मेदारी है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ ऑफ 2 थिंग्स, दैट यू हैव अ टाइटल, यू आर द ओनर, एंड आपने उसका पेमेंट करा है, ठीक है, तो इसको लाइट करिएगा। 47 वोटिंग राइट्स एक इंपॉर्टेंट बात करता है, इस पे ना हो सकता है वी मेक सम काइंड ऑफ केस स्टडी। कैसी केस स्टडी मैं आपको बता दूं, आप एक आइडिया लिख लो चाहो तो, एक न्यूमेरिकल टाइप का बना लो 47 पे, ठीक है, दैट ABC लिमिटेड has not received sorry, ABC Limited has not given dividends to its preference shareholders, PSH, dividend to its preference shareholders since last 3 consecutive financial years. Since 3 consecutive financial years. हाँ, अभी इसमें लिखना, क्वेश्चन लिखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज वर्थ रुपीज 10 लाख, while equity share capital is worth rupees 20 lakh. First question. Will the preference shareholders get a voting right? Second, if yes, what shall be the ratio? है ना, रेशियो क्या हो जाएगा अपना 2:1। और अगर ये पेड अप दी हुई होती तो फिर पेड अप के रेशियो में होता, ठीक है ना। अगर मान लो पेड अप कर दें हम 10 लाख की जगह, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 8 लाख और इक्विटी का पेड अप जो है लेट से 18 लाख है, तो फिर आपका रेशियो होता 8:18, दैट इज 2:9। सॉर्टेड है ना अपने को। नेक्स्ट एक जो न्यूमेरिकल और आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इसके आने के चांसेस है MCQ में। निधि कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वोटिंग राइट्स का, नहीं वोटिंग राइट्स का है ना 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल, राइट, जो मैक्सिमम कर सकते हैं, ये जरूर कर लीजिए। निधि कंपनी 5% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और इसका क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, आप रिवाइज करोगे। अपनी बुक में स्टडी मैट में MCQ नंबर 1 दिया हुआ है, चेक करो जरा अपनी बुक में। मिल गया ये वाला सर्वोदय अर्बन निधि लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आने के चांसेस हैं क्योंकि ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में एक बार भी नहीं आया है। इसमें फिगर में दिक्कत थी, इसके नंबर्स गलत थे, आपको याद होगा मैंने सही कराए थे, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि इक्विटी शेयर्स जो हैं
निधि कंपनी में, वो 5% के हिसाब से हम बात करेंगे उसमें, है ना, 5% मैक्सिमम जो हम दे सकते हैं। ठीक, इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट 47 तो ठीक है मेरे ख्याल से। अब 48 की बात कर लो, इंपॉर्टेंट बातें। क्या आप वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स कर सकते हो? कर सकते हो। एसआर पास करना पड़ेगा, हाँ। अगर कोई चिढ़ गया और कह रहा है नहीं जी हम तो नहीं होने देंगे, तो कुल मिला के कितने लोग भी अगर इकट्ठे हो जाए तो कोर्ट जा सकते हैं ट्रिब्यूनल, 10%। और वो कितने दिन के अंदर जाएंगे? 21 डेज। ठीक है, दे विल गो टू विद इन 21 डेज। ट्रिब्यूनल उनको अगर अलाउ करे तो वोटिंग राइट्स वेरी नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर एक क्लास का वेरिएशन करने की वजह से दूसरी क्लास में इफेक्ट आ रहा है तो दोनों क्लासेस का भी एसआर पास करना पड़ेगा। और अगर कोई सी को भी चिरांत करनी है तो 10% लोग इकट्ठे हो, आइदर सिंगली और जॉइंटली, और 21 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल पे अप्लाई कर दो। ट्रिब्यूनल की बात माननी है, वरना फिर पेनल्टी है। पेनल्टी आप तीनों सेक्शंस की स्किप कर सकते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। दोनों, जिसको दिक्कत है उसका 10%। मान लो दोनों को दिक्कत है, दोनों का तो 10% जाएगा। मान लो एक ही को दिक्कत है, उसका 10% जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं कर सकते आप एक का 5 और एक का 5। ये जिसको दिक्कत है, जिस क्लास को, उसका 10 जाना चाहिए कम से कम। ठीक, आप कल एक सवाल और पूछ रहे थे जो मैं समझी नहीं थी, आप क्या पूछ रहे थे? आंसर राइटिंग में समझ में नहीं आ रहा है कि सेक्शन कैसा लगेगा, कौन सा प्रोविजन लगेगा। देखो एक बात समझो, इसके लिए एक ही तरीका है, कंट्रोल दिस। यू आर रीडिंग द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस। 15 मिनट में नहीं कोई पढ़ सकता है। आप जब पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे, करना स्टार्ट करोगे, तब आपको एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन। वहां से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट कि यार किस पे सवाल पूछा जा रहा है। वो एक टॉपिक में, एक सिंगल क्वेश्चन में ऑडिट वर्ड भी घुसा देंगे, अकाउंट्स वर्ड भी घुसा देंगे, डिविडेंड भी डाल देंगे, बट दैट डजंट मीन वो हर चैप्टर का है ना। आपको लास्ट का जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइनली, वो मैटर करता है। उसके आगे पीछे के वर्ड्स क्या है डजंट मैटर। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द जिस्ट, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोविजन। इफ नॉट, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है ना? वो और टेस्ट दोगे अभी तो और क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, डन है। 46, 47, 48 डन। 49 बेकार का सेक्शन, कॉल इन एरियर्स। 50 बेकार का सेक्शन, कॉल इन एडवांस। कोई बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ कर लीजिएगा बस। कॉल इन एरियर्स जो हैं, क्या आप लोगों से अलग अलग पैसा मंगा सकते हो? अलग अलग क्लास से, अलग अलग क्लास से, यस। दूसरा सवाल, क्या आप सेम क्लास में अलग अलग पैसा मंगा सकते हो? नहीं। तीसरा सवाल, सपोज करो एक क्लास में मल्टीपल लोगों ने अलग अलग टाइप के पैसे पहले से दिए हुए हैं, तब उस सबको कैसा मानना पड़ेगा? सेपरेट क्लास, और फिर आप उनसे अलग अलग पैसे मांग सकते हो। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि एक क्लास है सिंगल क्लास जिसमें सबने 6 रुपये पेड अप किया हुआ है, हम 2 शेयर होल्डरों से 2 रुपये मंगा रहे हैं और बाकी शेयर होल्डरों से 1 रुपये मंगा रहे हैं, ये अलाउड नहीं। बट अगर वो ये कहते हैं क्वेश्चन में कि एक क्लास है, उसमें मिस्टर ए से ने 2 रुपये दिए हुए हैं, मिस्टर बी ने 9 रुपये दिए हुए हैं, मिस्टर सी ने 5 रुपये दिए हुए हैं, क्या अब हम इनसे अलग अलग पैसा मंगा सकते हैं? द आंसर इज यस। ठीक है, बच के रहिएगा अगर आ जाए, मेरे को आने की उम्मीद लगती नहीं है। कॉल इन एडवांस तो आप स्किप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। 51 स्किप कर सकते हैं, दैट इज डिविडेंड विल बी पेड ऑन द पेड अप कैपिटल। आप जो नहीं स्किप करेंगे वो है भैया 52, 53, 54। आई डू हैव अ फीलिंग अगर कोई ढंग का पेपर बना रहा है, वो आपको ये 3 सेक्शंस में से आपको एक क्वेश्चन जरूर दर्शाएगा, क्योंकि पहले एक पैटर्न आ गया था कि ये 3 क्वेश्चन आते ही आते थे, 3 सेक्शंस। प्रीमियम वी नो इट, कोई ऑथराइजेशन चाहिए नहीं, बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, एज सच कुछ नहीं चाहिए। व्हाट आर द प्लेसेस, व्हाट आर द पार्क्स जहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम पार्क कर सकते हो? वी हैव बीपीआई, बीपी लो, डेड, बोनस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बायबैक, प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन वगैरह में आप यूज कर सकते हो। और लास्ट जो भी डिस्काउंटिंग वगैरह पहले करी है हमने, उस सबको राइट ऑफ आप कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम, एक सेकेंड, कैन दैट डिपॉजिट बी सॉरी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम बी यूज्ड इन बायबैक? यस, बट कैन इट बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एनी अदर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एनीथिंग? नो। उनका प्रीमियम अगर है तो होगा, फेस वैल्यू को कभी आप प्रीमियम में से नहीं निकालोगे। एक लाइन और लिख लीजिएगा, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए
सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा किसी भी पर्पस के लिए, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा, कॉमा सीआरआर नहीं बनेगा, ठीक है ना, सीआरआर नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट 53 भैया सुन, 53 की पेनल्टी करनी है, हर हाल में करनी है 53 की पेनल्टी। इसको डेंजरस मार्क कर लो आप एमसीक्यू के लिए, इसकी पेनल्टी को डेंजरस, डेंजरस। यू कैनॉट स्किप 53 का पेनल्टी। ये सब बच्चों वाली बातें हैं कि इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, कर दिया तो पेनल्टी है। और कितनी पेनल्टी है मुझे बताएंगे? अमाउंट रेस्ड और रुपीज 5 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है। फिर से अमाउंट रेस्ड और रुपीज 5 लाख विच एवर इज लोअर। और मुझे डर क्यों लग रहा है ये पेनल्टी दे सकते हैं? एक, ये अलग है। 2, इन्होंने ऑडिटर की पेनल्टी अभी बहुत कुरेद के पूछी है एमसीक्यू का फर्स्ट का ए पार्ट, तो ऑडिटर्स की पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है। सीएसआर में एक पेनल्टी कराऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, ये करनी ही करनी है, आई नहीं है अमेंडमेंट के बाद से ये पेनल्टी, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट भी लगेगा, यस, कितना? 12%। और इसके अलावा जो पैसा आया है वो भी रिफंड करना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट कराया था, याद करो, RIP, रिफंड द मनी, इंटरेस्ट कंपनी देगी एट द रेट ऑफ 12% एंड पेनल्टी विल बी अमाउंट रेज्ड और रुपीज 5 लाख विच एवर इज लोअर। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, समथिंग लाइक यू नो, हमने पैसा रेज किया है लेट्स से 4 लाख रुपए, तो आप बताओ क्या होगा? तो 4 लाख रेज किया है तो 4 लाख और 5 लाख विच एवर इज लेस, तो 4 लाख देंगे प्लस 4 लाख रिफंड और देंगे और इंटरेस्ट रेट और देंगे 12% का, सही है, ठीक है। नेक्स्ट 53 का अमेंडमेंट एक्सेप्शन भी बता दो। अगर आप कोई प्रकार का डेट रिकंस्ट्रक्शनिंग स्कीम, ठीक है ना, स्टैच्यूटरी प्लान बना रहे हो, तो उसमें अगर आपने क्रेडिटर्स वगैरह को, बैंक्स वगैरह को कम पे दे दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात ऑफ कोर्स सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना यार। एंड आई डोंट थिंक स्वेट विल बी कमिंग फॉर थ्योरेटिकल पार्ट, इट विल कम फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। एक बार बात कर लेते हैं स्वेट इक्विटी के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इसमें आ गई मैं, उसी बात पे आ गई हूँ। स्वेट इक्विटी की लिमिट्स क्या हैं? 15%, 1 साल की बात करते हैं, 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल और रुपीज 5 करोड़ विच एवर इज हायर, हायर, राइट? सर को बोलो ना, 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल और रुपीज 5 करोड़ विच एवर इज हायर। बट अब इसमें एक समस्या है आपके, मैंने आपको एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट समझाया था, राइट? याद करना, दैट मींट कि देखो आप हायर ऐसा लग रहा है कि कितना भी रेस कर सकते हो, बट इन द एंड ऑफ द डे आपको पिछले ऑलरेडी जो अमाउंट स्वेट इक्विटी इशूड है और जो आप करेंट करने वाले हो वो ओवरऑल 25% को क्रॉस नहीं कर सकता। अब पहला सिचुएशन, ये पेड अप के अमाउंट्स हैं 15% भी और 25% भी, इसमें कुछ भी और मत ले लेना। 2, इसमें कुछ भी फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड नहीं होगा। 2, आपका जो 25% वाला लिमिट आएगा वो ओवरऑल लिमिट है। तो सपोज करो हमने आपसे कह दिया ये लो जी 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल है अपना, राइट? और हम इशू करना चाहते हैं 2 करोड़ का स्वेट इक्विटी, ठीक? अब 2 करोड़ करना चाहते हैं, इसको रोक दो, इस बात को साइड में रख दो, अपन अपने अलग फिगर्स निकाल के रख लेते हैं। हमारे लिए 15% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना हुआ? 10 करोड़ का 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ और 5 करोड़, बिकॉज 5 करोड़ इज गिवन, 5 करोड़ विच एवर इज हायर। भैया हायर तो हमारे लिए 5 है, हम तो 5 का हमारा बच चले तो हम 5 कर दें। बट अब इसमें एक दिक्कत है, हमारी हायर में भी हम कितना हायर ले जाएं? 25% की लिमिट तो आप हटा नहीं सकते। हम मान के चल रहे हैं पुराना कुछ इशूड है नहीं हमारे पास, तो 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल तो 2.5 करोड़ पे रुकेगा ना। तो आपको भले ही ऐसा लगे कि आप कहीं ना कहीं 5 करोड़ इशू करने जा रहे हो, बट आपको अम्ब्रेला रोक देगा इतना ऊपर उड़ने से, और आपको 2.5 करोड़ से ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते। तो वो आप बाद में देखना कि वो कितना करना चाह रही है कंपनी, आप ये देखना कि भाई साहब हम कितना कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कंपनी कह रही है ये जी अरे 2 करोड़ करना चाह रहे हैं, मैंने तो आपको बता दिया अरे भाई साहब 2.5 करोड़ तक ले जा सकते हो, तो आप 2.5 करोड़ कर दीजिएगा। सपोज करें क्वेश्चन में दिया होता अरे भाई ऑलरेडी 1 करोड़ हम तो पहले इशू कर चुके हैं,
तो फिर 1.5 बचता, फिर हम 2 करोड़ इशू नहीं कर सकते। तो इससे बच के रहिएगा। एक इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मुझे अटेम्प्ट नंबर बता सकता है इसका? सेकंड बुक नहीं होगी आपके पास है, वो चेक करें। फर्स्ट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, नवंबर 22 है या 23 है, बड़ा सा क्वेश्चन है वो, फुल पेज का क्वेश्चन है, एकदम आगे के पेजेस में ही है बेटा। तेरे पे भी तो इतने धीरे से क्यों निकल रहा था? लेफ्ट साइड पे है। ला दे, मुझे दे फटाफट से, 100 में दे, एक जना बुक दो, आने पास करियो बेटा। पेज नंबर 14, May 23 का क्वेश्चन है, ये रिवाइज कर लीजिएगा जरूर से, लिख लीजिए May 23। और आप देखो ना May 25 आ गया, ठीक, ये रिवाइज करना है अपने को। ठीक है, बाकी फिर बेकार की बात है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स का लॉक इन पीरियड हमारा 3 इयर्स है, चलो वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, आप एम्प्लॉयज़ जिनको देते हो और अगर वो बीच में छोड़ के चले जाएं तो फिर उनका वो स्वेट बेकार हो जाता है, सारा चीज़ हो जाता है, राइट, वो आप कर लीजिएगा। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, द परसेंटेज कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बोलूँ, पिछले 2 अटेम्प्ट से, जनवरी भी और उससे पहले सितंबर भी, दे हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल रिसेंटली। वो न्यूमेरिकल का एक वो आता है फ्लो, अगर आ गए तो आपको 2-3 क्वेश्चन भी दिख सकते हैं न्यूमेरिकल पे, और वो फर्स्ट का ए बन के ही आएगा जब भी आएगा। तो आई डू हैव एन एक्सपेक्टेशन कि दे विल प्ले सम काइंड ऑफ गेम फर्स्ट के ए पार्ट में। क्लियर, डन। 54, 55 you have already done. 56 is transfer transmission. I really don't think this should come in the exam, not great important. एक रीडिंग लगा लीजिएगा। नॉर्मल बातें कर लेते हैं, क्या आप ट्रांसफर डीड भेजोगे? ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर आप भेजोगे? 60 डेज। और कंपनी कितने दिन में रजिस्टर करेगा? और मैंने इसका भी शॉर्टकट बताया था तरीका, 2 लोग हैं तो 60 है, और कंपनी तो रजिस्टर 30 डेज में ही करती है। मान लो कंपनी से भूल चूक हो गई, कंपनी 30 डेज में नहीं कर पाई, तो 58 पे जाएंगे। और अगर 56 में हमारे पास ट्रांसफर ही ने सिग्नेचर नहीं करे हैं और पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, कौन से? पार्टली पेड अप, तो एक बार ट्रांसफरी से शो कॉज नोटिस, कितने दिन का? 14 डेज, 2 वीक्स कह लो आप, ठीक है, सेम बात है। और अगर उनका जवाब ना आए तो मान लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। 58 याद रखिएगा। प्राइवेट कंपनी इन्फॉर्म करी है 30 डेज, प्राइवेट कंपनी इन्फॉर्म नहीं करी है 60 डेज, पब्लिक कंपनी इन्फॉर्म करी है 60 डेज, एंड पब्लिक कंपनी इन्फॉर्म नहीं करी है 90 डेज। एवरीबडी ओके विद दिस? दिक्कत तो नहीं अपने को? 30, 60, 60, 90, और ट्रिब्यूनल कितने दिन में जवाब दे देगा? 10 डेज में। मैंने बोला और तुमने मानी, ट्रिब्यूनल 10 दिन में कभी जवाब नहीं देता। हमें नहीं पता ट्रिब्यूनल कितने दिन में जवाब देगा, कंपनी कितने दिन में बात मानेगी? 10 दिन। ठीक है, ट्रिब्यूनल कितने दिन में जवाब देगी हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, 59 आप छोड़ सकते हो रेक्टिफिकेशन, 60 हमें बहुत ज्यादा कुछ करना है ही नहीं। हाँ जी, 61 बता दो भाई साहब। 61 तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कौन सी वाली? ऑथराइज्ड वाली, ठीक है। 5 तरीके हमारे पास करने के, क्या क्या? इंक्रीज, डिक्रीज, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, बैक टू शेयर्स, एंड कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन। इसको मिला के जब ये देंगे, ये हर हाल में जो 2 बार कर चुके हैं, ये 66 के संग मिला के देंगे। दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। बी वेरी केयरफुल वेदर दे यूज द वर्ड रिड्यूस, वेदर दे यूज द वर्ड कैंसिल, इट डज नॉट मैटर। आपको यह आइडेंटिफाई करना है ऑथराइज्ड कैपिटल कम हो रही है या आपकी पेड अप कैपिटल वगैरह में इफेक्ट आ रहा है। अगर ऑथराइज कम हो रही है विदाउट इफेक्टिंग द पेड अप में कुछ नहीं फर्क आ रहा तो 61, और अगर साथ में कह रहे हैं पेड अप भी रिड्यूस कर रहे हैं और साथ में कहीं ना कहीं एमओए की भी ऑथराइज कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं तो 66, या और 61 फिर ऑथराइज कैपिटल हो ही गया एक तरीके से। तो इससे बच के रहिएगा 61 और 66 से। ठीक,
हाँ, हाँ, एक चीज़ यार, 61 में मेरे हिसाब से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, पर मैंने आपसे कहा था इंस्टीट्यूट वाले रिक्विजिट मानते हैं, आप उसको रिक्विजिट ही लिख के आना। क्या लिख के आओगे? रिक्विजिट। लवली। सिक्सटी वन में रिक्विजिट रेजोल्यूशन, मेरा हिसाब है OR, इंस्टीट्यूट कहता है SR, बीच का उनका सजेस्टेड आंसर खुद था रिक्विजिट। रिक्विजिट मतलब जो भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक, करेक्ट है। मेन 66 ही आएगा कि वो पेड अप रिड्यूस करवा रहे होंगे। एक लाइन आप डाल दोगे कि ऑथराइजेशन शैल बी, ऑथराइज कैपिटल शैल बी रिड्यूस्ड अंडर 61। एक आज जो क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, दे आर ओनली टारगेटिंग एट 66 देन, नॉट एट 61। डायरेक्ट क्वेश्चन वो क्यों आएगा? हम कोई LKG में है जो वो आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट लिखने के लिए? आएगा तो केस स्टडी बन गई ना। ठीक है, कंफर्टेबल विद दिस? नेक्स्ट 66 में बात कर लेते हैं भैया। आपने अभी उसने पूछ ही लिया था, व्हाट आर द 3 मेन वेज ऑफ रिड्यूसिंग द कैपिटल? 1 एक्सटिंग्विशमेंट, सेकेंड रिडक्शन, एंड थर्ड कैंसिल द पेड अप कैपिटल जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। आप उसको कैंसिल भी लिख सकते हो, और उन्होंने उसको पे ऑफ भी कहा था। मैंने क्या कहा था? ये दोनों पॉइंट ही एक तरीके से सेम कैटेगरी में ही आ रहे हैं। आप पेड अप कैपिटल कैंसिल करके कह दो, आप पे ऑफ करके कह दो। एंड एक्सटिंग्विशमेंट और रिडक्शन अलग चीज है बेटा। एक्सटिंग्विशमेंट रिडक्शन में जो पैसा आया नहीं है हम वो छोड़ रहे हैं, और जिसमें पैसा आ गया है दैट इज कैंसिल और यू नो व्हाट यू कॉल एज पे ऑफ। मैं आपको बोलूं, कैंसिल और पे ऑफ का यहाँ पे मीनिंग सेम है। इन्होंने ये 2 पॉइंट्स बनाए किस बेसिस पे अलग है? ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन ऑफ द सेम। एक में कहा कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरे में उन्होंने कहा कहीं ना कहीं क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे हैं, किस वजह से कि अवेलेबल असेट्स जो हैं उतने वैल्यू के नहीं रह गए, तो उन्होंने साथ में कारण अटैच कर दिया है। बट अगर आप मुझसे पूछो कैंसिल और पे ऑफ करने का यहाँ पे मीनिंग, नॉट अ मेक मच डिफरेंस फॉर यू टू यू नो गो अहेड फॉर समथिंग। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, रिडक्शन करवाना है बेटे तो क्या आपको ट्रिब्यूनल पे जाना पड़ेगा? हाँ जी। ट्रिब्यूनल पे जाओगे तो क्या आपके यहाँ SR वगैरह पास हो चुका हो? यस, बिल्कुल हो चुका हो। क्या आपकी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट होनी चाहिए? यस। ट्रिब्यूनल जब भी करेगा इस टाइप का चीज़, वो देखेगा कोई प्रकार के रीपेमेंट में आपके लोन डिपॉजिट्स वगैरह में कोई डिफॉल्ट तो नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, किसकी लिस्ट रेडी होनी चाहिए? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 3 तरीके से सेटल किए जा सकते हैं, सिक्योर्ड, पेड, डिस्चार्ज। ठीक है ना? वी आर कंफर्टेबल विद दिस। NOC सिक्योर करवा दिया, पे ऑफ कर दिया, या उनको हमने कह दिया कि NOC लेके हम आपको कर लेंगे, देख लेंगे, कंसेंट ले लिया, सॉर्टेड विद दिस। अब मान लीजिए ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद ऑर्डर बाद में आता है। पहले तो ये बता दो, अगर किसी को कोई रिप्रेजेंटेशंस देने हैं, ऑब्जेक्शंस उठाने हैं, तो कितने टाइम में वो ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं? 3 मंथ्स। यहाँ कितना टाइम है? 3। ये याद रखिएगा यार। कई जगहों पे 60 डेज है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी में 60 डेज है, यहाँ आपका 3 मंथ्स का टाइम है। जवाब आ गया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, ROC पे फाइलिंग हो गई, जो अमाउंट रिड्यूस हो गया है, क्या आप वो दोबारा कभी पैसा मंगा सकते हो? नहीं। अगला, मान लो कभी भूल चूक से कोई क्रेडिटर रह गया था, क्या वो क्लेम कर सकता है? यस। अगर कंपनी जिंदा है तो कंपनी से मांगेंगे, ऑब्वियस बात है। और किन मेंबर से मांगेंगे? जो किस दिन मौजूद थे। A रिडक्शन हुआ था, B वो रिडक्शन का ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया था, C वो रिडक्शन का ऑर्डर ROC पे फाइल हुआ था, ROC पे जब फाइल हुआ था। याद रखिएगा ये बात, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कब आया है फर्क नहीं पड़ता, वो इसमें फंसा सकते हैं। 21 मार्च को ऑर्डर आया, आप चाहो तो लिखो एक एग्जाम्पल, ऑर्डर आया, ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर केम ऑन 21 मार्च, ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर केम ऑन 21 मार्च। and the same was filed with ROC. And the same was filed with ROC. On 26 March. Which date shall be considered? Which date shall be considered for creditor's claim? क्या आंसर आएगा बताना? 26 मार्च।
और मान लीजिए अगर कंपनी बंद हो गई तो ट्रिब्यूनल पे क्लेम करेंगे और जो भी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज होंगे लास्ट में उनसे पैसे मांग लिए जाएंगे। तो कंपनी के वाइंड अप के बाद भी पैसे मांगे जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी से मांगेंगे, बस दैट्स इट। सॉर्टेड है अपने को सब लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट 67 पे आ जाओ, बाइंग ऑफ ओन शेयर्स। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है यार, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती। हम मेन बातें सब रिवीजन कर लेते हैं, 5-6 बातें जो हैं। इज बाइंग ऑफ ओन शेयर अलाउड? नो 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 नो। बाय बैक है, बाइंग ऑफ ओन शेयर नॉट अलाउड, ठीक है। 2, कैन अ होल्डिंग सब्सिडरी बाय थ्रू ईच अदर एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लोन वो दे सकते हैं? नो। बट आर देयर 5 एक्सेप्शंस? येस। बैंकिंग बाहर करना, निधि बाहर करना, ठीक है। उसके बाद 3 बातों पे आना, ठीक है। अगर नॉर्मल कंपनी है तो अगर ट्रस्टीज के नाम पे हमने करे हुए हैं फुली पेड अप शेयर्स, दैट विल नॉट बी बाइंग ऑफ ओन शेयर्स। नेक्स्ट, इंप्लॉइज से लोन टाइप का करा हुआ है, मैक्सिमम 1 साल सैलरी, 6 मंथ सैलरी, 6 मंथ्स मैक्सिमम 6 मंथ्स है, फुली पेड अप, अगेन दैट्स एन एक्सेप्शन। और लास्ट, प्राइवेट कंपनी अगर 3 कंडीशंस साथ में फुलफिल करें, व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस मुझे बता सकते हैं? 1, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करा हो। याद रखिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड है, ना कि इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से लोन लिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट करे ही होंगे, मेंबर्स टाइप के लोगों ने। बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट ना करा हो। दूसरा, आपने अभी तक कोई भी अपने लोन्स डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट ना करा हो। और थर्ड, आपका द डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1. That is the kind of thing you have to take care of. Twice of the amount of the paid up capital, whichever is lower. ठीक है, everybody okay with 67 as well? Buyback, हाँ बेटा, कौन सा एक्सेप्शन? एक तो ट्रस्टी वाली बात है कि अगर आपने ट्रस्टीज के पास शेयर्स रखवाए हुए हैं अपनी कंपनी के, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, याद करो, कि ईसॉप में शेयर जैसा आज नहीं दिए, एक ट्रस्टी के पास रखवा दिए, उनसे पैसा ले लिया, तो वो शेयर बिके हुए नहीं माने जाएंगे। हमने ऐसा नहीं है कि हमने अपना ही पैसा वगैरह करा हुआ है, कोई बात नहीं है, टेम्पररी पीरियड के लिए होल्ड करा हुआ है उन्होंने, तो दैट्स नॉट बाइंग ऑफ ओन शेयर, दैट्स अलाउड। एंड सेम विद द एम्प्लॉइज एज वेल। एम्प्लॉइज से आपने सैलरी ले ली है 6 महीने की उनकी, और कहा है कि हमारे शेयर ले लो, एक तरीके का यही पैसा हो गया, अगेन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो एम्प्लॉय की 6 महीने की सैलरी और ट्रस्टी वाली बात, ये रिवीजन में क्यों नहीं आया है बेटा? अच्छा ठीक है, ठीक है, कंफर्टेबल विद दिस? 68 पे आ जाते हैं भाई, वो तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है अनडाउटेडली। बायबैक के बारे में बेसिक बातें बता दो। बायबैक कि कहाँ से, पहले तो ये बताओ कहाँ से बायबैक कर सकते हो? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड ऑफ कोर्स बाहर के फ्रेश इशू करके। मेरा आपसे अगला सवाल, बायबैक क्या किसी भी टाइप की सिक्योरिटी का हो सकता है? यस, द आंसर इज यस। नॉर्मली किसका होता है? इक्विटी, बट किसी का भी हो सकता है बायबैक, द आंसर इज यस। होता क्यों नहीं है बाकियों का? सबका रिडेम्पशन पीरियड मेंशन है, इवन प्रेफरेंस का भी मेंशन है, तो इसलिए बायबैक करने की जरूरत नहीं पड़ती, इक्विटी पॉपुलर है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्लेसेस या वेयर, विच आर द प्लेसेस जिनसे आप बायबैक कर सकते हो? ईसॉप, ओपन मार्केट है ना, एम्प्लॉयज के लो और मेंबर्स शेयर होल्डर्स के लो, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भी अपने को अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, व्हाट अबाउट बायबैक में, अगर आप कह रहे हो डेट इक्विटी रेशियो है, तो वो कितना मेंटेन्ड होना चाहिए? 2:1। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, हाउ मच परसेंटेज कैन बी बॉट बैक? वो तो आपने ओवरऑल बताया, पहले तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन और शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन के हिसाब से बताओ। 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम आप बायबैक कर सकते हो विद BR ओनली, एंड अप टू 25% आप किससे कर सकते हो? SR से, उसके ऊपर तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, आराम से आराम से, व्हाट अबाउट हम कितना बायबैक कर सकते हैं? ये तो रेजोल्यूशन का बात किया आपने, उसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी। द बायबैक विच यू कैन डू इज, पहला 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। बट अगर इक्विटी बायबैक कर रहे हैं तो लोअर ऑफ द 3 देखा जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 रहे, 25% ऑफ द पेड अप प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम वाली बात तो है ही है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप कितना बायबैक कर सकते हो? 25% ऑफ द इक्विटी शेयर्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 3 बातें सुन लीजिएगा या भूल गए होगे। एक, अगर सी 2 अलग अलग बातें थी, एक हो गया रेजोल्यूशन,
रेजोल्यूशन की बात हम उतने पे खत्म कर देते हैं कि 10% कोई भी बायबैक कर रहे हो आप, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो, 10% तक अगर बायबैक है, पेड अप प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर आप एसआर पास कर रहे हो तो 10% के ऊपर आप बायबैक कर लो। मैक्सिमम बायबैक तो 25% ही है। हाउएवर नाउ देयर आर 3 कंडीशंस जो हम बात करते हैं। वो कंडीशंस क्या है हमारी फॉर इक्विटी शेयर्स बायबैक, जो आपने अकाउंट्स में भी करा होगा। हाउ मच इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक will be the lower of the 3 figures. 1. After equity buyback, the debt equity should remain 2:1. 2. 25% वाली बात मैंने वहीं से उठा ली कि 25% of paid up plus FR plus SP can be bought back. Third, the number of equity shares that can be bought back is 25% of the number of shares. Suppose करो 10 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 लाख शेयर्स का 25% कितना हुआ? 2.5 लाख शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आप बाय बैक कर सकते हो। इसके अलावा रेशियो भी देखना है और इसके अलावा 25% भी देखना है। तीनों में जो लोअर आएगा आपका उतना आप बाय बैक कर सकते हो, अदरवाइज आप बाय बैक नहीं कर सकते। ये बात याद आ गई अपने को? नहीं आई क्या? इसके क्या? इस वाले पॉइंट के? यार इसका न्यूमेरिकल बनाना बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली। बता देती हूँ एक हल्का सा, आप चाहो तो आओ। टोटल पेड अप कैपिटल $10 लाख शेयर्स, ये आपके अकाउंट्स में नहीं है तो फिर वहाँ न्यूमेरिकल करा होगा ना। वो ये तो 3 टेस्ट होते हैं, तो ये मिसिंग कैसे है? वो एग्जैक्ट फिगर है बेटा। हालत बहुत तंग चल रही है, मैं सही बता रही हूँ। तेरी शक्ल से भी पता चल रहा है और तेरी बातों से भी पता चल रहा है, दोनों से ही पता चल रहा है। ठीक है, वो वाली बात नहीं है जो फाउंडेशन में बात थी। 1 करोड़ फ्री रिजर्व्स 50 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख, ठीक। और लोन आउटस्टैंडिंग हमारे जो हैं, लेट से हमारे हैं वो लोन आउटस्टैंडिंग 1.5 करोड़ रुपीज़। अब आप बायबैक करना चाह रहे हो, हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको बायबैक अलाउ कर देंगे एंड लेट से एट द रेट ऑफ ₹15 पर, ठीक। अब आपको ये देखना है कि आपको लोअर पकड़ना है तीनों में से, डेट इक्विटी का, नंबर ऑफ शेयर्स का और 25% का। आपने कहा डेट इक्विटी रेशियो क्या रहेगा हमारा अगर हम बायबैक कर लेंगे, तो वो होना चाहिए 2:1। तो यानी दैट मीन्स अगर हमारा लोन आउटस्टैंडिंग 1.5 करोड़ है तो कम से कम 75 लाख रुपए का तो पेड अप होना ही होना चाहिए। यानी यहाँ से हमारा अगर डेट इक्विटी रेशियो में आप देखो 2:1 मेंटेन रहे तो हमारे पास पेड अप लेफ्ट कितना होना चाहिए? लेफ्ट होना चाहिए ₹75 लाख, करेक्ट है? क्योंकि 1.5 करोड़ का लोन है, 2:1 रेशियो मेंटेन करना है, तो 75 लाख तो कम से कम इक्विटी रहेगा। तो अब हम विड्रॉ कितना कर पा रहे हैं? यानी हम कितना, विड्रॉ भी नहीं कहना चाहिए मुझे, चला बायबैक कहना चाहिए। बायबैक कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 25 लाख रुपए एज पर डेट इक्विटी। सेकेंड, अब अगर हम 25% ऑफ द पेड अप प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम देख लें तो हम कितना कर सकते हैं? अगर आप देखो 160 लाख, करेक्ट है? 160 लाख का 25%, ये हो गया आपका 40 लाख रुपए। इसके हिसाब से 25% के हिसाब से ये आ रहा है। थर्ड, 25% ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो हो गए हमारे कितने? 2.5 लाख, 2.5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15। ठीक है, ये कितना आया यार? 32.5, 37.5 शायद, 37.5 लाख आना चाहिए, ज़रा चेक करिएगा। ठीक है, लेट से 37.5 रहेगा, राइट। अब आप मुझे बताना है इनमें से लोअर कौन सा है, 25 लाख, 40 लाख या 37.5 लाख? 25 लाख। तो हम माइनस मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं? 25 लाख। 25 लाख में हम नंबर ऑफ शेयर्स आप जो भी निकाल लो, 25 लाख में अगर 15 रुपये के हिसाब से कर रहे हो तो 25 लाख रुपए अपॉन 15 रुपये के हिसाब से आप उतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर लोगे। ये करना है, ठीक है? समझ में आ गया तीनों में से लोअर का हिसाब किताब? कंफर्टेबल विद दिस? इंपॉर्टेंट बात पे आना यार जिसमें ये सवाल आप पूछ सकते हैं,
क्योंकि आ ही नहीं रहे। 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, पहले तो ये बातें बता दो फटाफट से। टाइम पीरियड बताओ आपका बायबैक पूरा कंप्लीट कितने टाइम में हो जाना चाहिए? हैं 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ BR और SR एज द केस में भी, राइट। नेक्स्ट अगला 1 ईयर, आपका अगला बायबैक कब तक नहीं हो सकता है? अगले 1 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते। जब से बायबैक कंप्लीट हुआ है तब से 1 साल लेंगे। और तीसरा आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन बाय द प्रोफेशनल, कि भाई साहब 1 साल तक कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी। फॉलोड बाय दैट हमने 6 महीने वाली बात करी थी। 6 महीने वाली बात हमारी क्या है कि आप सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी में आप इशू नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस 2, बोनस और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन से कन्वर्टेबल। नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ROC पे फाइल होगा अपना, ठीक है। एंड आप फिजिकली डिस्ट्रॉय कितने दिन में हो जाएंगे सर्टिफिकेट? 7 डेज। नेक्स्ट आपका जो लेटर ऑफ ऑफर है, टेंडर ऑफ ऑफर है, लोगों के यहाँ कितने दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए? 20 डेज, ठीक है। फॉर्म नंबर क्या है लेटर ऑफ ऑफर का? SH888 और ये 20 दिन में हम पहुंचा दें। उसके बाद हमारा ऑफर खुलेगा ROC पे के बाद फाइल करके और लोगों के यहाँ बेच के। मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। ये राइट शेयर में भी सेम बात है, यहाँ पर भी सेम है, मिनिमम 15 मैक्सिमम 30। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड नेक्स्ट अब आई बात कि आपको ये फिगर आउट करना है कि किसको दे रहे हैं बायबैक और किसको नहीं दे रहे हैं। इसमें अब 2 बातें थी। हमने एक बात इसमें करी थी कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप कितने दिन में कम्युनिकेट उनको करोगे? 21 दिन में। 21 दिन कहाँ से लूँ? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ऑफर। देखो लॉजिक समझो, हमने कहा भाई साहब 15 दिन ये रहे, ठीक है, ये रहे ये रहे ये रहे। ऑफर ओपन हुआ 20 अक्टूबर को, ऑफर लेट से क्लोज हो गया हमारा 4 नवंबर को या फिर 19 नवंबर को। हमने 15 नवंबर की क्लोजर डेट पकड़ी कि 15 नवंबर क्लोजर डेट था। अब यहाँ से हम वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। वेरिफिकेशन कर ले, उसके कितने दिन के अंदर हम बता दें आपको कि अब क्लोज हो रहा है हमारा, अब हम नहीं कर रहे हैं, हम आपको बायबैक नहीं दे रहे, दैट्स 21 डेज। सपोज करो आपने कहा कि मैम हमें देना तो है, पर वहाँ 21 डेज नहीं था, वहाँ कैलकुलेशन आता था 22 दिन का। कैसे 22 दिन का आता था? वो आता था 15 दिन में वेरीफाई करा और नेक्स्ट 7 डेज में आपने बता दिया कि हम बायबैक कर रहे हैं आपका। फिर से सुनिएगा, कंसेप्ट वही है आपका। कायदे से टेक्निकली वेरिफिकेशन 15 दिन में हो जाता है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ऑफर, और टेक्निकली उसके 7 दिन के अंदर आपको पैसा डिसाइड करना है, आपको देना है, शेयर बायबैक करने हैं किसी के या नहीं करने। अब वो इन्होंने लिखा इतने गंदे तरीके से है कि एक है कि अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो 21 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ ऑफर, और मान लो आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो 15 डेज में वेरिफिकेशन और नेक्स्ट 7 डेज में आप उनको कह देना भाई साहब कि हाँ हम आपको बायबैक कर रहे हैं आपका पैसा। तो ये वाला चीज ध्यान रखिएगा। आई डू थिंक देयर कैन बी अ क्वेश्चन हियर, एंड इफ इट विल कम इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी MCQ में 4 क्वेश्चन बना के दे दें आपको। ठीक है ना? फिर से रिपीट कर दूं, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर में बायबैक कंप्लीट, 1 ईयर तक बायबैक नहीं, 1 ईयर का सर्टिफिकेशन, 6 मंथ्स में सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी इशू नहीं होंगी एक्सेप्ट BC, 7 डेज के अंदर फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सर्टिफिकेट्स। फॉलोड बाय दैट आपका मिनिमम जो पीरियड खुलेगा दैट विल बी 15, मैक्सिमम विल बी 30। द लेटर ऑफ ऑफर शुड रीच विद आफ्टर फाइलिंग विद ROC विद इन 20 डेज। उसके बाद ऑफर खुलेगा मिनिमम 15 फिर मैक्सिमम 30। हो गया ऑफर क्लोज हो गया किसी डेट पर। उसके बाद वेरिफिकेशन करने का नॉर्मल टाइम 15 दिन है। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्लोजर ऑफ ऑफर से 21 दिन में बता देंगे। मान लो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन के नेक्स्ट 7 दिन बाद आपको बता देंगे कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये टोटल डेज है। ठीक है अपने सॉर्टेड। 68 69 बेकार कि CRR बनेगा जब भी फ्री रिजर्व्स यूज होंगे, बायबैक होगा फेस वैल्यू पे, और 70 बेकार कि अगर आपने डिफॉल्ट वगैरह करा हुआ है तो बायबैक नहीं करने देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ कूलिंग पीरियड 3 इयर्स है इंस्टेड ऑफ 5। ठीक है, इससे बच के रहिएगा इस बात से। ठीक, इंपॉर्टेंट है 68। और 68 के बाद जो इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम ऑलमोस्ट गारंटिंग यू, ऑलमोस्ट ही वर्ड लगा देती हूँ, ठीक है, दैट विल बी डिवेंचर्स सेक्शन 70। आई डू हैव अ फीलिंग डिवेंचर्स आएगा। आप मत छोड़ के चले जाना, मतलब डिवेंचर 5 to 8 मार्क्स डज हैव अ वेटेज अपने आप में।
रेडी? ठीक है, मुझे बताइएगा फर्स्ट डिबेंचर्स हमारा सेक्शन तो ऑफकोर्स 71 है, मेन डेडिकेटेड। सेकंड, अगर डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं और सिक्योर्ड कैटेगरी में कर रहे हैं तो क्या इस सेक्शन के रूल्स भी लग जाते हैं, रूल 18? यस। फॉलोड बाय दैट अगर हम बात करें, डिबेंचर्स वेरियस टाइप के इशू हो सकते हैं आज की डेट में। हाउएवर सिक्योर्ड डिबेंचर्स का एक पीरियड फिक्स्ड है, दैट इज अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। Unsecured debentures can be issued for a longer period, more than 10 years, but not secured debentures. Correct? 2. मुझे बताइएगा डिबेंचर्स में आपके कौन से दो एक्सेप्शंस हैं डेफिनेशन में जो नहीं कवर होते हैं? एक चैप्टर 3D आरबीआई की एक्ट की तरफ से, ठीक है, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी कह दे भाई तू डिबेंचर नहीं है तो तू डिबेंचर नहीं है। एग्जाम्पल डिपॉजिट डिबेंचर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मुझे मेन बात बताइएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट, इज इट अ मूवेबल प्रॉपर्टी? यस। नेक्स्ट, अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है तो भाई ऑफ कोर्स चार्जेस वाला चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइएगा व्हाट अबाउट डिबेंचर ट्रस्ट डीड? डिबेंचर ट्रस्ट डीड कितने दिन में बना लें आपके बुक के हिसाब से, ठीक है? और व्हाट अबाउट डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट वगैरह कब का करते हैं बताइए? डिबेंचर ट्रस्टी आपका अपॉइंट हो जाएगा, नहीं पहले डिबेंचर ट्रस्टी तो पहले ही आ जाएगा ना, डिबेंचर इशू होने के पहले ही डिबेंचर ट्रस्टी तो अपॉइंट हो गया। और फिर कितने महीनों के अंदर डिबेंचर ट्रस्ट डीड बना ली जाएगी? 3 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द डिबेंचर्स वगैरह, राइट? अलॉटमेंट कितने टाइम में होगा? 6 मंथ्स। और डिबेंचर ट्रस्ट डीड कितने दिन में बनेगी? 3 मंथ्स। फॉर्म नंबर है SH12, ठीक है, ये मार्क कर लीजिए SH12। ठीक, डिबेंचर ट्रस्टी दो जगहों पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ? एक तो सिक्योर डिबेंचर्स में इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जहाँ 500 से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर्स हैं, याद आया, तो वहाँ पे भी डिबेंचर ट्रस्टी चाहिए। एक बात अपने को, नेक्स्ट सारे याद आ गया, 500 डिबेंचर्स होल्डर्स हैं तो वहाँ पे चाहिए अपने को, डन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताइएगा, जो मेन बातें हैं, एक डिबेंचर ट्रस्टी का क्या रहेगा हिसाब किताब, और DRR और DRF बता दीजिए। पहले तो आप मुझे बता दीजिए DRR किस रेट पे बनेगा? एट द रेट ऑफ 10%। कौन सी कंपनीज में बनेगा अपना? अनलिस्टेड कंपनीज में ही मेन बनता है, ठीक है। उसका पूरा स्केड्यूल अपन ने करा हुआ है, वो रिवाइज करना है, स्केड्यूल लिख लीजिए, वो स्केड्यूल करना है अपने, ये वाला मिल गया ना अपने को। बैंकिंग कंपनीज हैं, PFIs हैं, इन सबको तो कुछ बनाना ही नहीं है। इवन लिस्टेड कंपनीज को भी DRR बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ किसको बनाना है? अनलिस्टेड कंपनीज को। NBFCs HFCs को भी नहीं बनाना, सिर्फ नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनी को DRR आज की डेट में 10% पे बनाना है बेटे, याद है ये बात अपने को? ठीक, DRR ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बनाओ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। DRR कहाँ बनेगा? विद इन द कंपनी इटसेल्फ। बट DRF का क्या सीन? पहले तो ये बता दो डिवेंचर में कितना परसेंट और डिपॉजिट्स में कितना परसेंट? यहाँ है 15, वहाँ है 20। वहाँ डिपॉजिट कितने पे बनता है? 20। यहाँ कितने पे बनता है? 15। यहाँ पर भी और वहाँ पर भी कुछ कॉमन बातें हैं। कहाँ ये पैसा लगाओगे इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वाला? 3 बातें, बिग बैंक सेपरेट बैंक में डाल दो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज में डाल दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो। नेक्स्ट, कौन सी तारीख से पहले? ऑन और बिफोर 30 अप्रैल से पहले आपका ये बन जाना चाहिए। और सिर्फ किस पर्पज के लिए यूज करोगे? टू रिटर्न द डिवेंचर्स और टू रीपे द डिपॉजिट्स, आइदर द केस मे बी, जो भी आप कर रहे हो। हाँ, DRF कौन कौन सी कंपनीज बनाएंगी? बैंक्स नहीं बनाएंगे, PFI नहीं बनाएंगे, AIFI नहीं बनाएंगे, लिस्टेड कंपनीज सारी बनाएंगी, सारी। वो वाले नहीं बनाएंगे। अगर बैंक कोई लिस्टेड है या व्हाट यू कॉल एज FI लिस्टेड है तो वो नहीं बनाएंगे। बट अदरवाइज नॉर्मल लिस्टेड कंपनीज जितनी हैं वो सब 15% बनाएंगी। एंड अनलिस्टेड कंपनीज में NBFC HFC छोड़ देना, तो नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनीज भी 15% पे बनाएंगी। क्वेश्चन में बच के रहिएगा, अनलिस्टेड कंपनी अगर वर्ड आ गया तो आपको 10 और 15 दोनों बनाना है, और अगर लिस्टेड वर्ड आ गया तो 10 नहीं बनेगा, 15 बनेगा। ये आप लिख लो, मे बी देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि लिस्टेड कंपनी आया तो सिर्फ 15 बनेगा, सिर्फ 15। और अगर अनलिस्टेड आया, अनलिस्टेड, दस और 15 दोनों बनेगा।
सॉर्टेड है। ये बात याद आ गई अपने को, ये अच्छे से करके जाइएगा बिकॉज दिस हैज नॉट येट कम इन द एग्जाम। इज दिस इन योर अकाउंट्स एज वेल? नहीं है तो अब कर लेना यार इसको, ठीक है। नेक्स्ट, डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में कुछ बातें बता दो मुझे। डिबेंचर ट्रस्टी का क्या सीन है अपना, ये बताइएगा, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी कैसे आएगा? डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे आएगा। विल यू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन? यस। उसके साथ एग्जेम्पशंस जो है हमारी क्वालिफिकेशंस वो कर लीजिएगा। क्या क्या है मुझे बताएंगे? पहला, वो कोपड़े खुद केएमपी ऑफिसर, प्रमोटर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सेकंड, डायरेक्टर केएमपी प्रमोटर उसके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, ना क्रेडिटर हो, ना डेटर हो, ना गारंटी दी ली हुई हो, ना पेक्यूनरी रिलेशनशिप हो अपने किसी भी प्रकार का, ऐसा सच मान के चलते हैं। और मोर देन 2% वाला, उसमें फिगर्स में मत जाइएगा, कायदे से वो फाइनल का टॉपिक है, तो वो 2% 50 करोड़ नहीं पूछते हैं उसको, तो आप छोड़ देना उसको, ठीक है। बस पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं हो ऐसा कर लेना। ये बात क्लियर है अपने को। अब इंपॉर्टेंट बात, सपोज करो डिबेंचर ट्रस्टी को रिक्वेस्ट आई है कि मीटिंग करानी है, तो कितने डिबेंचर होल्डर इकट्ठे हो जाएं जिससे मीटिंग करवा ली जाएगी? एटलीस्ट 10%, 1/10 कह लो, और डिबेंचर ट्रस्टी को सुओ मोटो लगा, तो ये 10% याद रखना मीटिंग कराने के लिए, ठीक। नेक्स्ट, सेकंड, अगर मान लीजिए डिबेंचर ट्रस्टी को निकालना है तो निकाल दिया जाएगा, और उसकी जगह जो नया डिबेंचर ट्रस्टी आएगा ले आएंगे, 3/4 का रेजोल्यूशन का बात करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, सपोज करो डिबेंचर ट्रस्टी ने कुछ गलती कर दी है और उसको हमें एग्जेम्पशन देना है, वैसे तो मिलता नहीं है, बट अगर एग्जेम्पशन देना है तो इसमें डबल बातें लगती थी, 51% इन नंबर एंड 75% इन वैल्यू, तो हम डिवेंचर ट्रस्टी को रिलीज कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 51% इन नंबर एंड 75% इन वैल्यू। तो माफ कर देंगे कि डिवेंचर ट्रस्टी से कोई भूल चूक हो गई है, वी विल फॉरगिव हिम, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया हुआ है बेटा। 100 लोग हैं, लोग 100 हैं और इनकी टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है, राइट। जब भी ये बात आए इन नंबर, नंबर मीन्स लोगों को गिना जाएगा, जैसे एजीएम में भी करते हैं अपन, सेक्शन 101 में जो अमेंडमेंट आया था, 51 लोग अग्री करें, और 10 लाख रुपए की अगर मैं बात करूं तो 75% लेट से 7.5 लाख रुपए वर्थ वाले लोग अग्री करें। अब ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है यहाँ लोग तो हाँ 60 कर दें, बट उनके पास टोटल कैपिटल सिर्फ 6 लाख ही है, तो ये पास नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ लोग 40 ही अग्री कर रहे हैं और उन 40 लोगों पे 80% कैपिटल है, 8 लाख, तो भी पास नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वहाँ 40 नहीं बन रहा है। तो व्हेन देयर इज समथिंग लाइक दिस, ये वाली बात पता है और कहाँ है? एलएलपी में। एलएलपी में आप याद करो, देयर आर लास्ट के जो टॉपिक्स हैं हमारे, कि वो जाते हैं अपना अमलगमेशन मर्जर करने के लिए, या फिर एक और पॉइंट था जिसमें वो ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के लिए, ट्रिब्यूनल नहीं सॉरी आरडी, वहाँ पे वाली बात आती है 51% इन नंबर 75% इन वैल्यू। तो इन नंबर एंड इन वैल्यू साथ में बहुत कम जगहों पे ही आता है, ठीक है। डिबेंचर्स अच्छे से करके जाइएगा, यू माइट सी अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन ऑन डिबेंचर्स। जो कहते हैं ना डेंजरस पेपर आया है, वो डिबेंचर बनाता है, ठीक। सॉर्टेड। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स मेरे ख्याल से खत्म होता है। आपके मन के कोई डाउट रह गए हैं तो पूछ लें। शेयर कैपिटल विल टेक टाइम बिफोर एग्जाम बेटा, कम से कम 2 से 2.5 घंटा शेयर कैपिटल खाएगा, और मेरे हिसाब से तो दे देना चाहिए इस चैप्टर को। और तेज पढ़ डाल, अपने लिए पढ़ रहा है मेरे लिए पढ़ रहा है, आराम से भाई। विल बी वॉइड, शैल बी वॉइड। आप डिवेंचर ट्रस्टी की लायबिलिटी, ऐसी कोई भी ट्रस्ट डीड में ये बात नहीं लिख सकते कि जिससे डिवेंचर ट्रस्टी रिलीज हो जाए, फ्री हो जाए। हाउएवर अगर उसे रिलीज करना है किसी गलती से, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? 51% इन नंबर, 75% इन वैल्यू। गॉट इट? कॉल से एडवांस में नेवर।
डिविडेंड नहीं दिया जाता है। एक लाइन लिखी हुई थी इन्होंने एक जगह, एओए ऑथराइज कर दे तो दे देंगे। मेरे हिसाब से तो एओए में ऑथराइजेशन ऐसा होता नहीं है कि डिविडेंड दे रहे हैं कॉल इन एडवांस पे। यू कैन गिव इंटरेस्ट बट नॉट डिविडेंड, राइट। और वोटिंग राइट्स भी नहीं है, वोटिंग राइट्स तो पक्का नहीं है। ले लो आप 1-8 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिपॉजिट्स। चैप्टर 4 की वेटेज बहन कुछ नहीं पता, आया तो ज़्यादा आएगा, 10 से 12 नंबर का भी आ सकता है। नहीं आया तो जयराम जी की जैसे दे ही नहीं रहे हैं कुछ अटेम्प्टों से, तो हो सकता है ना, यू नेवर। कम से कम एलएलपी, फॉरेन कंपनी, फेमा और वो सब मिला के आधा पेपर है 50 नंबर। क्या एलएलपी इज 10 मैक्सिमम। इस बार 8 नंबर का ही आया है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं बेटा। इसके बाद क्या पिटके मानेगा, क्या करेगा मुझे बता दियो, जैसे चाहे। State the circumstances under which the winding up of LLP may be ordered by tribunal. 5 मार्क्स और 5 मार्क्स, NS एसोसिएट्स दोनों ही 5 मार्क्स के, 2+3 करके बस। और उसमें MCQ में आया नहीं है, तो 2 क्वेश्चन LLP के कंफर्म है। अब उससे ज़्यादा क्या लोगे। और फॉरेन कंपनी का 1 कंफर्म्ड है, 15 नंबर वो हो गए। फेमा 12 नंबर का कहीं नहीं गया, 10 नंबर इधर आ गए, करीबन 4, 6, 5 और 2 नंबर का उसमें आ सकता है। MCQ ज़्यादा भी आ सकता है। इस बार MCQ में 6 नंबर MCQ आ गए थे फेमा में, तो फेमा हैज़ अ वेरी गुड वेटेज। GCIOS तो है ही है, 30 नंबर तो पार्ट बी को डेडिकेटेड है ही ना, वो हो गए। फेमा LLP मिला के हो गए, कितना हो गया, 50-55। इसके अलावा तुम मान के चलो 5 नंबर कम से कम अकाउंट्स, कम से कम, और उसमें भी CSR प्यारे, मतलब CSR ऐसा टॉपिक है कि आप छोड़ नहीं सकते हो, राइट। उसके अलावा अगर कुछ आ गया तो अलग बात है, बट 5 नंबर वो हो गए। 55 नंबर के आसपास तो यही पेपर हो गया यार। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आप मान के चलो डिविडेंड, एक है कौन एक क्वेश्चन ऑडिट। जनरल मीटिंग 10 का दे रहे हैं कम से कम, जनरल मीटिंग एज अ गुड वेटेज, राइट। तो 10 नंबर वहाँ आ गए, तो बचा क्या, चैप्टर 1, 2, 3, 4 फिर साइड हो जाते हैं। ये जिस दिन उधर से कम करेंगे, लेट से अकाउंट्स वगैरह हटाएंगे, CSR वगैरह, ये उस दिन फिर शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे। जैसे जनरल मीटिंग परमानेंट ऐसे ही हो गया था, पहले की एक ही क्वेश्चन आता था, अब 2 देने लगे हैं। यू विल हैव टू सी, वेट एंड वॉच कि कितना आ सकता है कितना नहीं। आप भी अगर कहो ना कि रिवीजन में मैम फर्स्ट चैप्टर जैसे कर लिया आधे घंटे में हमने, जब मैं आपको शेड्यूल बतवाऊंगी, और आप कहो पहले क्या उठाएं, मेरा सजेशन ये रहता है फिर आप अपने ये वाले टॉपिक्स उठाओ, जैसे फेमा, LLP के 25 क्वेश्चन आपके पास रिटर्न के कितने हैं, 26, 30 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन हैं, ठीक है। रट के चले जाओ, वाइंडिंग अप नहीं आ रहा है इस बार एग्जाम में, मैं गारंटी कर रही हूँ, अभी जनवरी में होके आया है, ठीक है। लास्ट का टॉपिक्स कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन, मर्जर और ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। लिख के ले जाओ, ये फंसेगा, लिख के, मैं आपको गारंटी कर रही हूँ इन टॉपिक में से कुछ ना कुछ आएगा। तो पहले फिर ये चैप्टर्स उठेंगे। फॉरेन कंपनी उठा लो, टाइम कम लेता है फॉरेन कंपनी प्रैक्टिकली, तो यू कैन गो अहेड फॉर दोज चैप्टर्स। iOS GC नहीं हो रहा, उसे लास्ट की तरफ ही उठाना कि सुबह सुबह पढ़ के चले गए उसको, तो वेटेज वाइज करो। जनरल मीटिंग उठाओ, इंटरेस्टिंग है, टाइम कम लेता है, ऑब्वियस बात है, गो अहेड फॉर लाइक दैट। मैं बनवा दूंगी वो शेड्यूल, आप चिंता मत करो उसकी। आपको बाहर जाना है, पानी वानी पीना तो पियो, 1 मिनट दे दो मुझे। स्टार्ट करें। डिपॉजिट्स भैया इंपॉर्टेंट, 73 to 76 से पिछले अटेम्प्ट में आया एक क्वेश्चन है,
उससे पहले वाले अटेम्प्ट में एमसीक्यू के 4 क्वेश्चन बन के आए थे। मैम क्या उम्मीद है मई में क्या आएगा? आई थिंक देयर विल बी अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, देयर विल बी अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, नॉट एन एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट। डिपॉजिट्स बात कर लेते हैं भैया, सवाल ये है ही नहीं डिपॉजिट्स क्या है, सवाल क्या है डिपॉजिट्स क्या नहीं है। सबसे पहले बैंक से लोन लिया हुआ, एफआईज आउटसाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ, ये सब कुछ भी डिपॉजिट नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के ग्रांट्स दे, डोनेशंस दे, लोन दे, सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब भी डिपॉजिट नहीं है। नेक्स्ट, ए से एनी अमाउंट विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू कंपनीज दैट इज इंटर कंपनी लोन्स, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। नेक्स्ट, आराम से बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स एआईएफ सीआईएफ वाली यूनिट्स जो होती हैं ये भी डिपॉजिट्स नहीं है। एम डी से डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की हमने ये सब बातें करी हुई हैं। वो भी डिबेंचर्स भी इन दी एंड ऑफ द डे आप अगर देखो तो बाहर ही चले जाते हैं। किससे बाहर चले जाते हैं मुझे बताएंगे? डिपॉजिट से। इंपॉर्टेंट बात बताइएगा, डिपॉजिट में आपने अमाउंट लोन प्लस इंटरेस्ट साथ मिला के सिक्योर्ड की बात करनी है। सेकेंड, डिबेंचर्स में अगर मैं कह रही हूँ सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, आपने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, कन्वर्टेबल नहीं है, मैंने कहा वेरी गुड। अगर कन्वर्टेबल भी नहीं है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, उनका वैल्यू लोन प्लस इंटरेस्ट मिला के शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स। इसमें हमने एक क्वेश्चन करा हुआ था चार्जेस डिपॉजिट्स का, जिसमें उन्होंने न्यूमेरिकल में प्लस करवाया है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं सबरे, और लास्ट में 2 इंटेंजिबल दिए हुए हैं गुडविल और पेटेंट, वो दोनों ऐड नहीं होंगे बिकॉज डिपॉजिट जब भी क्रिएट होंगे सिक्योर्ड के रूप में वो हमेशा आपकी सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पे होते हैं, इंटेंजिबल पे क्रिएट नहीं होते। ये बात याद आती है अपने को डिबेंचर्स के बारे में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कहीं ना कहीं निधि कंपनी को हटा देना, आप बात करना मुझसे शेयर्स के बारे में। शेयर एप्लीकेशन मैंने रिसीव किया बाबा, अप टू 60 डेज, जल्दी बोलो, नॉट अ डिपॉजिट। आफ्टर 60 डेज अप टू 15 डेज, नॉट अ डिपॉजिट। आफ्टर 15 डेज डिपॉजिट मान लिया जाएगा, क्योंकि उस पर आप देते हो इंटरेस्ट रेट 15 और 12%, इट्स पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट। वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी। फॉलोड बाय दैट हमने बात करी है एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज से आपने नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, फिर से नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, अगर आपने लोन लिया है मैक्सिमम कितने साल की सैलरी, 1 साल की सैलरी एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर KMPs वगैरह, तो आपने कहा है कि भाई साहब ये डिपॉजिट नहीं है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, एक एम्प्लॉई है मिस्टर एस करके, उनसे मैंने उनकी सैलरी 6 महीने की सैलरी जितना लोन ले लिया है और अमाउंट ले लिया है और उस पर ½ % इंटरेस्ट देती हूँ, डिपॉजिट है, क्यों है? नेक्स्ट, मैंने उनसे 13 महीने की सैलरी के हिसाब से लोन ले लिया है, बोलने में मत देना मुझे ये डिपॉजिट है। एम्प्लॉय वाली बात याद आती है अपने को। नेक्स्ट, डायरेक्टर वाली बात करते हैं। डायरेक्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड करिएगा। प्राइवेट कंपनी में आप डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से पैसा लेते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉट अ डिपॉजिट। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू कैन टेक द मनी फ्रॉम डायरेक्टर्स विदाउट बीइंग इट एज अ डिपॉजिट, बट नॉट फ्रॉम द रिलेटिव्स। रिलेटिव से पैसा लोगे तो वो डिपॉजिट माना जाएगा। ये बात याद आ गई। थर्ड बता रही हूँ प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर, पहली बात तो ये पैसा लाया इसलिए है, लोन लाया इसलिए है बिकॉज इट वॉज अ स्टिपुलेशन, कैन आई यूज दिस वर्ड विथ यू, स्टिपुलेशन फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आपको ये पैसा लाना है। 2, अनसिक्योर्ड लाएगा, सिक्योर्ड नहीं ला सकता क्योंकि बैंक का लोन सिक्योर्ड होगा। 3, तब तक रखेगा पूरे टाइम जब तक बैंक का लोन चुक नहीं जाता। 4, जैसे ही बैंक का लोन चुक जाए आपको तुरंत अपना पैसा विड्रॉ करना है, वरना उसके बाद वो क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट। तो ध्यान रखिएगा, प्रमोटर लाया है बिकॉज स्टिपुलेशन है, अनसिक्योर्ड है, अपना पैसा लाया है, रिलेटिव्स का या अपना, किसी से और से लोन लेके नहीं आया है, तब तक रखेगा जब तक बैंक का लोन नहीं चुक जाता, और उसके बाद रखेगा तो क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट। ये वाली बात याद आ गई। तो डायरेक्टर, एम्प्लॉई, प्रमोटर इंपॉर्टेंट, शेयर्स इंपॉर्टेंट, ये आपने मार्क करे हुए हैं ना इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से, ठीक है। स्टार्टअप, स्टार्टअप का तो प्यारा क्वेश्चन है, सिंगल 5, कुछ नहीं। फर्स्ट, स्टार्टअप लाया है पैसा अपने कहीं ना कहीं कितने रुपए से ज्यादा, 25 लाख और मोर, इट्स नॉट लेस, इट्स मोर। 2, सिंगल ट्रांच में लाया है, डबल ट्रांच ट्रिपल ट्रांच में नहीं लाया। बेसिकली एक बार में 30 लाख रुपए आ गए, नॉट अ डिपॉजिट। 3rd, उसके बदले के कन्वर्टेबल नोट्स इशू करे हैं। और 4th, मैक्सिमम कितने साल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 साल, उससे कम में भी हो सकते हैं पर 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर एक भी कंडीशन ब्रीच हुई
तो फिर वो क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट। एग्जाम का क्वेश्चन है, एक स्टार्टअप ने पैसे लिए हैं 15 लाख रुपए एक बार में लिए हैं और फिर 10 लाख और लिए हैं, इज इट अ डिपॉजिट? यस, बोथ द अमाउंट्स आर डिपॉजिट्स। वाई? 2 बार में लिए हैं, ठीक है। सेकंड, उन्होंने पैसे तो उठाए हैं 78 लाख, एक बार उठाए हैं 36 लाख, दूसरी बार में रिमेनिंग उठाए हैं, डिपॉजिट्स हैं? डिपॉजिट्स हैं कि नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? एक सिंगल अमाउंट है 76 लाख, उसको एक बार उठाया अपन ने 35 लाख और दूसरी बार उठाया रिमेनिंग, तो डिपॉजिट है कि नहीं है? दोनों डिपॉजिट है, मना क्यों कर रहे हो भी भाई साहब? मैंने क्या बोला, रिपीट किया था मैंने क्वेश्चन, 76 लाख उठाना है एक साथ, अमाउंट कितना है सिंगल 76, ट्रांच का मतलब हुआ आपने एक सिंगल जो उठाना था उसको अलग अलग लिया। वो आपसे ये कहते हैं कि एक अमाउंट अलग सेपरेट 38 लाख का हमने एक बार उठाया, फिर 8-9 महीने बाद एक अलग अमाउंट 38 लाख उठाया, तो ये सिंगल सिंगल ट्रांच माने जाते हैं। बट अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 76 लाख हैज बीन रेज्ड, वन 38 lakh and another time 38 lakh, that means 76 lakh was a single amount which has been taken in 2 tranches. So you have to identify that whether it's a single tranche or is it one single transaction which is taken in multiple tranches. Be aware of it. तो फिर डिपॉजिट्स हो जाएगा। समझ गए ना? बच के रहिएगा इस बात से। क्या नहीं आया समझ? अगर उन्होंने 38 लाख का है, ये सिंगल अमाउंट था 76 का, जिसको स्टार्टअप ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट विल बी 2 सेपरेट ट्रांचेस। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपने डिपॉजिट मान लेंगे, क्योंकि 76 लाख एक साथ आना चाहिए था। अगर वो पहले क्वेश्चन में अलग अलग कह दें कि उन्होंने जनवरी 25 में एक सिंगल ट्रांच में 36 लाख उठाया, फिर एक सेपरेट सिंगल ट्रांच में 36 लाख उठाया, तो वो कह ही रहे हैं कि वो अलग अलग अमाउंट्स थे, वो एक सिंगल अमाउंट नहीं था। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आर दे सेइंग 78 लाख रुपीज हैज बीन टेकन इन 2 ट्रांजैक्शंस, और आर दे सेइंग वंस दे पिक 38 lakhs then there was a separate transaction altogether, उसका पिछले वाले से कोई लेना देना नहीं है, that was different। अगर एक सिंगल लोन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, that will be a deposit, और अगर एक सिंगल लोन सिंगल ट्रांच में 25 से ज्यादा है, not a deposit। अगर है, और अगर ट्रांच वर्ड आ गया टाइप का तो फिर दिक्कत है। सॉर्टेड है अपने को बेटा, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा ये कृष्णा। आई एम नोबडी, आई डोंट नो हाउ विल दे फ्रेम, they will try to confuse you, just be there with the concept, right? कि सिंगल ट्रांच दिख रहा है तो वो एक अलग बात हो गया, और एक अमाउंट जो आप रेज करने वाले थे सिंगली पर वो आपने 2 में रेज किया है, तो फिर वो डिपॉजिट्स है। ठीक है, डन। स्टार्टअप वाला बात डन हो गया। नेक्स्ट कौन सा बोली मैं अभी इसमें, हाँ, एडवांस टेकन ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसमें आराम से बात करिएगा। फर्स्ट, आपने नॉर्मल एडवांस लिया है अपनी कंपनी के रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स, गुड फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मैक्सिमम ईयर 365 डेज यू कैन टेक, उसके बाद वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। यू हैव रेज सम अमाउंट ऑफ एडवांस फॉर मेकिंग कैपिटल गुड्स, फॉर दैट ऑल्सो देयर इज नो टाइम लिमिट, बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। थर्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपने लोगों से कुछ एडवांस ले लिया है, अगेन नॉट अ डिपॉजिट। फोर्थ, आपने कोई प्रकार की गारंटी वारंटी दी है, दैट कैन बी टेकन, मतलब एडवांस उससे ले लिया है, दैट कैन बी डन ऑर्डिनरी कोर्स में जो चलता है, और 5 years विच एवर इज लोअर, जो भी पीरियड आपका लोअर होगा आप उतने की गारंटी वारंटी दे सकते हो। और लास्ट, आपने पब्लिकेशन हाउस वगैरह को, किसी को मीडिया प्रिंट और उसके लिए एडवांस वगैरह दिया है, या आपने एडवांस लिया हुआ है, ये कुछ भी आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बट सपोज करो आपको कोई चीज़ की परमिशंस चाहिए थी किसी सेक्टोरल रेगुलेटर की, और वो परमिशन नहीं आई, तो आप पैसा रिफंड कर देना अगले 15 दिन में। नहीं रिफंड करोगे तो फिर क्या मान लिया जाएगा? ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं है, इसको रिवीजन में डालो। ये आपका वीक पॉइंट है, इट्स अ पेन पॉइंट फॉर यू। अमाउंट टेकन इन ऑर्डिनरी कोर्स, ठीक है ना? दिस इज अ वीक पॉइंट फॉर यू। बाकी तो मेरे ख्याल से हो गए। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, स्टार्टअप, प्रमोटर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, डिवेंचर एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एडवांस। आई डू थिंक दैट एडवांस वाला बात पे ये कुछ पूछ सकते हैं।
ठीक, नेक्स्ट परसेंटेज की बात कर लेते हैं भाई, वो तो इंपॉर्टेंट बात है ही है। मुझे बताइएगा कितना कितना पैसा रेस किया जा सकता है। पहले तो सिंपल बात कर लेते हैं, एक आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आईएफएससी को हटाई दो, छोड़ो, स्टार्टअप कितना रेस कर सकती है, कितना भी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी नॉर्मली कितना कर सकती है, अप टू 100%, बट अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, वही सेक्शन 67 वाली, बायबैक सॉरी, डेट इक्विटी रेशियो 2:1, इन्वेस्ट करा नहीं हो किसी ने और डिफॉल्ट नहीं करा हो, तो कितना रेस कर सकती है, कितना भी, नॉर्मली कितना कर सकती है, 100%। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कितना कर सकती है, कितना भी, ठीक, याद आ गई। स्टार्टअप कितना कर सकती है, कितना भी। प्राइवेट कंपनी नॉर्मली कितना कर सकती है, 100% ऑफ व्हाट, पेड अप प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। थर्ड, प्राइवेट कंपनी अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो कितना रेस कर सकते हैं आप, नो लिमिट। याद आ गया अपने को। नेक्स्ट, पब्लिक, हाँ सॉरी, आई शुड नॉट बी सेइंग इवन आस्किंग दिस, दे विल ओनली रेस फ्रॉम मेंबर्स, नॉट फ्रॉम पब्लिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। नॉर्मल पब्लिक कंपनी कितना रेस कर सकती है, सिर्फ मेंबरशिप 35%, 35% ऑफ द अमाउंट ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रॉम ओनली मेंबर्स। अब एलिजिबल कंपनी की बात करते हैं। एलिजिबल कंपनी का मीनिंग क्या हुआ, पब्लिक कंपनी विच इज अ नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर, तो 100 करोड़ है, 500 करोड़ है। अगर एलिजिबल कंपनी है तो एलिजिबल कंपनी टोटल रेज कर सकती है 35%, 10% किससे और 25% किससे, 10% मेंबर से, 25% पब्लिक से। आपस में इनको इंटरचेंज करना अलाउड नहीं है। तो पब्लिक कंपनी भी 35 ही करती है, एलिजिबल भी 35 ही करती है, पर 35, और गवर्नमेंट कंपनी भी 35 ही करती है। पब्लिक कंपनी नॉर्मल किससे करती है, 35 मेंबर से। एलिजिबल कंपनी किस किस से कर सकती है, 10% मेंबर, 25% पब्लिक, और गवर्नमेंट कंपनी 35 कर सकती है पूरा पब्लिक से। याद आ गई ये वाली बात अपने को, प्रॉब्लम तो नहीं है पक्का से, ठीक है। याद रहेंगे फिगर 35 35 35, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, तीनों अलग अलग 35 35 क्यों है। पब्लिक कंपनी 35 मेंबर से, एलिजिबल कंपनी 35 10% मेंबर 25% पब्लिक, और गवर्नमेंट कंपनी पूरा पब्लिक से। स्टार्टअप कितना भी, प्राइवेट कंपनी 100%, प्राइवेट कंपनी 3 कंडीशन फुलफिल कर दे तो भी कितना। ये मेन बात है अपनी, याद आता है ना ये वाला बात अपने को, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भैया। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कितना और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कितना, पीरियड बता दो पहले तो। शॉर्ट टर्म है 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स, लॉन्ग टर्म है 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स, 36 3 साल। लॉन्ग टर्म आप पूरा 100% कर सकते हो, जो भी आपकी वैल्यू है आपकी कंपनी का, 35% वॉट एवर इट इज। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कैन बी ओनली इशूड 10% ऑफ द पेड अप प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। गड़बड़ मत कर दीजिएगा, मैं 35 का 10 नहीं कहती, मैं 25 का 10 नहीं कहती, मैं 10% किसका कह रही हूँ, पेड अप फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यानी सपोज करो आप एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी हो, तो मेंबर से आप ले सकते हो 35%, करेक्ट। आपने 10% शॉर्ट टर्म में रेज कर लिया, तो रिमेनिंग 25% आप अब लॉन्ग टर्म में ले सकते। डाउट है इसमें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थोड़ा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कितना है, 10%, और रिमेनिंग जो भी अमाउंट होगा वो आप लॉन्ग टर्म में 35 में से वो आप लॉन्ग टर्म में कर देना। मान लो आपके स्टार्टअप है, स्टार्टअप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10% शॉर्ट टर्म, बाकी जितना करना है लॉन्ग टर्म। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है 100% कर सकती है, 10% शॉर्ट वाला, 90% लॉन्ग टर्म, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी है 35% है, 10% अपना शॉर्ट टर्म, रिमेनिंग 25% अपना लॉन्ग टर्म, करेक्ट। वो तो ही ना चेंज हो जाएगी, उसके अंदर अब आप थोड़ा सा पोर्शन शॉर्ट में दे सकते हो, नहीं देना है तो पूरा लॉन्ग टर्म में दे सकते हो। याद आ गया ये वाला बात अपने को, दिक्कत तो नहीं है ना यार, ये अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट, सर्कुलर बनाओगे पैसा रेस करने के लिए, सर्कुलर फाइल करेंगे आरओसी पे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। डीपीटी बन जाएगा अपना डीआरआर डिवेंचर, सॉरी डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनेगा हमेशा, और कहीं ना कहीं आपका डिफॉल्ट वगैरह रीपेमेंट में डिपॉजिट्स के नहीं होना चाहिए। अगर आप अगर प्राइवेट कंपनी हो जो 100% तक पैसा रेज कर रही है, तो उनको ये C² D² भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी अगर अप टू 100% रेज कर रही है तो ओके है, मत बनाओ, बट अगर उससे ज़्यादा कर रही है, मेरा आपसे पहला सवाल, उससे ज़्यादा क्यों कर पा रही होगी, क्योंकि वो 3 कंडीशंस फुलफिल कर रही होगी। मान लो वो 3 कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रही,
तो 100% तक ही रेस करेगी और फिर C²D² नहीं बनाएगी। बट अगर 100 से ज़्यादा कर रही है तो यानी 3 कंडीशन फुलफिल कर रही है और फिर ये C²D² तो बनाना पड़ेगा। और IFSC कंपनीज भी ये C²D² नहीं बना। ठीक है, दैट इज सर्कुलर, ROC पे फाइल करना उसे, DRR और डिफॉल्ट वगैरह का चेकिंग वगैरह वो सब की बात रहेगी। ठीक, नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी, NBFC, HFC इस पे ये डिपॉजिट का चैप्टर एप्लीकेबल ही नहीं, उनको आप हटा दीजिएगा। राइट, इंपॉर्टेंट बात पे आइएगा मेरे संग, एक आध चीज़ जो और रह गई है हमारी, डिपॉजिट होल्डर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। जॉइंट शेयर मतलब जॉइंट डिपॉजिट होल्डर कितने हो सकते हैं? 3। वो तो शेयर होल्डर भी कितने होते हैं? 3। अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं, आइदर और सर्वाइवर। व्हाट डज दैट मीन? जहाँ तो तीनों में से कोई भी या उनमें जो भी बचा हुआ होगा वो भी चला सकता है। ठीक है, जॉइंटली में तीनों को पैसे लौटाए जाएंगे, एक को नहीं लौटाए जाएंगे, जिसका पहला नाम है उसको नहीं लौटेगा, तीनों को लौटाया जाएगा, तीनों को प्रपोर्शनेट जो भी उनका अमाउंट इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर कौन सा ऑपरेट करेगा? सिर्फ जो पहला वाला बंदा है वो, और मान लो वो मर गया तो उसके अगला वाला सेकेंड नंबर वाला, और मान लो वो भी मर गया तो थर्ड वाला। और लास्ट एनीवन और सर्वाइवर, ये तो भगवान जी का भजन है, जो बचाओ जो हो वो कर ले, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, कैन अ डिपॉजिट बी टर्मिनेटेड अर्लियर? द आंसर इज नो। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट तो 3 महीने से पहले वैसे ही नहीं आप कर सकते, बट सपोज करो आपको करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आप इंटरेस्ट रेट डिडक्ट कर लीजिएगा। और कितना इंटरेस्ट रेट डिडक्ट होगा? 1%। जो नॉर्मल रेट मिलता जिस पीरियड के लिए आपका अमाउंट रहा है उसमें 1% क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। 2 केसेस में डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता। 1, अगर आप आर्मी वॉरफेयर वगैरह की वजह से आपको डिपॉजिट का पैसा लौटाना पड़ रहा है। 2, कंपनी का अमाउंट भर गया है और उसकी वजह से कंपनी को रिटर्न करना पड़ा है पैसा डिपॉजिट का, लिमिट होती है ना हर कंपनी की 35% 25%, वो ओवर हो रही है तो हमें पैसा लौटाना खुद से पड़ रहा है, तब 1% इंटरेस्ट रेट डिडक्ट नहीं होगा। डिपॉजिट इज अ पेन पॉइंट फॉर यू एंटायर चैप्टर। आई विल सजेस्ट इस पे आप अभी 2 घंटा और टाइम इन्वेस्ट करोगे तब ये चैप्टर पक्का होगा। क्यों? इसमें हर चीज़ कंसेप्चुअल है और हर चीज़ न्यूमेरिकल है। दिस इज अ चैप्टर विच इज नॉट अ थ्योरी चैप्टर, इट्स अ चैप्टर विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, और वो कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें, इसलिए आई विल सजेस्ट इसको कर लो यार, मार्क कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको आपने आज करना है। चार्जेस में मैं आपसे ये बात नहीं कहूँगी, पर मुझे इसमें कहना पड़ रहा है आपको। ठीक है, पेनल्टी भी मत करिए आप डिपॉजिट्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट इज दिस अमाउंट्स एक्सेप्शंस वो कर लीजिए। ठीक, और बताओ आपने डिपॉजिट पढ़ा नहीं क्या कल? मुझसे मैं क्या करा दूं बताओ मुझे, मैं करा दूंगी फिर से। आप जो बात बोलो जो मैं करा सकती हूँ आपको। एक काम कर लो, आज कर लो। आपको उसके लिए मैराथन देखनी पड़ी, मेरी पड़ी हुई है ऑलरेडी, राइट? उसमें चैप्टर वाइज पड़ा हुआ है, एक बार डिपॉजिट देख लो यार, 1 घंटा लगेगा, रिवीजन हो जाएगा, बट कर लो, वरना ये चैप्टर वीक रहेगा और आपको एग्जाम के पहले तंग करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के पहले रट जाओ, GCIOS फिर भी रट जाओगे, इसको नहीं रट पाओगे ना। आज कर लो 1 घंटा डेडिकेटेडली, क्योंकि देखो कल हमारे पास जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग थोड़ा ईजी पड़ जाता है अपने को, तो ये कर लेना। फिर भी कोई डाउट बचे कल पूछ लें, अभी तो आ ही रहे हो आप 2-3 दिन, पूछ लेना। ठीक है, मे बी मैं सैटरडे का टाइम चेंज करूँगी, मॉर्निंग का करूँगी, मैं आपको बता दूँगी, मैं कम्युनिकेट कर दूँगी। कूल है अपने को ये वाली बात। लास्ट फिर चार्जेस करा लें, चार्जेस पढ़ के आए हो कि वो भी नहीं पढ़ के आए हो? कह रहे चार्जेस तो पढ़ा नहीं पढ़ा, बात वही है मैम, चार्जेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ यार। रेडी भाई, बता दो मुझे फटाफट से, चार्जेस 70 कौन सा सेक्शन है? 77 मेन सेक्शन हमारा चार्जेस का वही है। ठीक है, नेक्स्ट दुआ लिपा वाली बात आ गई हमारी। क्या बात हो रही है लिपा में? हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? लियन और इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी, एसेट्स और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। कहीं ना कहीं भाई साहब चार्ज क्रिएट माना जाएगा। क्या ये आपका सिक्योर्ड है? यस। टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट्स दोनों पे क्रिएट हो सकता है? यस। पर चार्ज डिपॉजिट्स पे जब भी क्रिएट होगा तो सिर्फ कौन से एसेट्स पे होगा? अभी कराया टेंजिबल, और डिवेंचर्स वगैरह पे टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल दोनों ही अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ चार्जेस बता दीजिएगा। 2 टाइप कौन कौन से हैं? फिक्स्ड, फ्लोटिंग। जो फिक्स्ड असेट्स में क्रिएट हो वो फिक्स्ड। क्या फिक्स्ड चार्ज? आपका जो असेट उसमें इन्वॉल्व है, क्या आप उसे बेच सकते हो? नहीं। चार्ज होल्डर अलाउ कर दे तो अलग बात है, बट आप वो उसको बेच नहीं, यूज कर सकते हो हाँ, पर आप उसे बेच नहीं सकते। What about floating charge? Floating charges create on the floating assets, bills receivable, debtors, stock. क्या ये फ्लोट होता रहता है? Yes. क्या ये बेच सकते हो आप? Yes. चार्ज होल्डर की कोई परमिशन की जरूरत नहीं। बट अगर मान लीजिए आपने डिफॉल्ट कर दिया, वाइंडिंग अप हो गई, तो भाई साहब आपको ओहो परमिशन, तो क्या ही लोगे? बेसिकली वो फ्लोटिंग चार्ज हो जाएगा फिक्स्ड। दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज। ये बात याद रहेगी अपने को। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या है? फ्लोटिंग चार्ज अब नहीं बिक पाएगा, जो फ्लोटिंग एसेट्स हैं हाँ वो डीम्ड फिक्स्ड हो जाएंगे और अब है वो अब डील नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं अब पहले पेमेंट होगा चार्ज होल्डर को, फिर जो बचा कुचा होगा उससे फिर हम वो रख लेंगे, बट अब आप उसको बेच नहीं पाओगे। ठीक है अपने को? ठीक। नेक्स्ट सबसे पहले मेन बातें कर लेते हैं भाई। व्हाट इज द ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज? किसकी है? कंपनी के चार्ज होल्डर, कंपनी के। विद इन हाउ मेनी डेज? फॉर्म नंबर CHG 1 और CHG 9। डिवेंचर के केस में 9, नॉर्मली CHG 1 विद द विच फीस? बेसिक फीस। फाइल कर दिया, भूल गए फाइल ही नहीं करा। नेक्स्ट 30 डेज में हाँ मैं समझ गई। नेक्स्ट 30 डेज में हम जाने वाले हैं ऑब्वियसली कौन सी फीस में? एडिशनल। आप कंपनी भी जा सकते हैं, चार्ज होल्डर भी जा सकता है अगले 30 डेज में। उसके बाद एड वैलोरम फीस, कंपनी भी जा सकता है, चार्ज होल्डर भी जा सकता है, और भाई साहब ROC मना भी कर सकता है अगले 60 डेज में। 30, 60 हो सकता है। अगर इसमें भी नहीं गए तो फिर तो आपका पक्का चार्ज रजिस्टर ही नहीं होगा। इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड, वेदर द लोन विल बी कंसिडर्ड एज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। हाउएवर, बट विल इट बी कंसिडर्ड एज अ लोन? यस, बट इट विल जस्ट बी दैट इट विल बी अनसिक्योर्ड। उसको हम सिक्योर्ड नहीं मानेंगे, हाँ अनसिक्योर्ड के लेवल पे पहुंच जाएगा। डन। ये अमेंडमेंट आया था 2 नवंबर 18 को, और उससे पहले तो 30 डेज और 300 डेज का कॉन्सेप्ट चलता था। इसकी अब हमें सच बहुत ज़रूरत नहीं है। मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल और है जिस पे आपकी शायद नज़र नहीं गई होगी, एंड आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। वेरिफिकेशन कैसे होगा चार्ज का? कौन वेरीफाई करेगा, है ना? ये भूल गए हो आप, मुझे पक्का पता है। सुन लीजिए, अगर प्रॉपर्टी आपकी पूरी की पूरी बाहर है, पूरी टोटली आउटसाइड इंडिया है, तो वेरिफिकेशन कैन बी डन बाय कॉमन सील लगा लो, और अंडर द हैंड ऑफ अ डायरेक्टर और अ CS ऑफ द कंपनी। एनी डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर्स नहीं है, और डायरेक्टर एंड अ CS, राइट? या फिर कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर चार्ज होल्डर का हो जाए। किसका? चार्ज होल्डर का। और लास्ट जो भी कोई इंटरेस्टेड पर्सन हो। तो 4 में से कुछ भी कर लो। कॉमन सील वैसे तो देखो लगता नहीं है, तो कॉमन सील और कहीं ना कहीं कंपनी का कोई डायरेक्टर CS या ऑथराइज बंदा चार्ज होल्डर का, या कहीं ना कहीं जो भी और इंटरेस्टेड पर्सन है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया है ना, तो आउटसाइड इंडिया में बाहर की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो वो भी कर सकती है वेरीफाई। हाउएवर दिस इज नॉट द केस अगर आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इंडिया में है या पार्टली है। पार्टली का मतलब क्या हुआ? आधा बॉर्डर पे है नेपाल के संग लेट से, तो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर शेयर हो रहा है, और आपकी कुछ प्रॉपर्टी उधर है और कुछ इधर। वेरिफिकेशन इसी के तहत होगा। इसमें 3 ही पॉइंट्स रह जाते हैं, या तो डायरेक्टर कर ले, या CS कर ले, या कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। सही बोलूँ तो 2 ही पॉइंट बचे, सेकेंड और थर्ड इधर वाले। कॉमन सील हट गया और कोई इंटरेस्टेड पर्सन हट गया। इंटरेस्टेड कोई है ही नहीं ना, क्योंकि अब तो वेरिफिकेशन आपने ही करना है, तो या तो कंपनी के बिहाफ पे कोई कर ले या चार्ज होल्डर के बिहाफ पे कर ले। ये वाली बात से ध्यान रखिएगा यार। MCQ में आ गया तो आप कहीं फंसा ना जाओ। 30 तो खूब कर लेते हो, ये गड़बड़ हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ ये तो हो गया। इंपॉर्टेंट बात बता देना, सपोज करो अगर मैं आपसे कहूँ मॉडिफिकेशन कराना है तो 79 लग जाएगा, करेक्ट है? पर मॉडिफिकेशन के लिए इन द एंड ऑफ द डे प्रोविजन कौन से लगेंगे? 77। मॉडिफिकेशन वर्ड हो तो भी वही CHG 1, CHG 9, 30 डेज, 60 डेज, और अगर क्रिएशन हो तो भी सेम बात, सेम रूल एप्लीकेबल होगा। मिटाटस 177 वाला। 78 बता दीजिए अगर भाई साहब 30 डेज बीत गए, कंपनी नहीं गई, चार्ज होल्डर पहुंच गया है, तुरंत रजिस्टर कर लें या एक बार पूछ लें? किसको पूछ लोगे? कंपनी को। कितने दिन का नोटिस देके? 14 डेज का नोटिस। ये सब तो आपके लिए मजाक की बात हो गई है। अगर उनका जवाब ना आए
कर लेना रजिस्टर, और अगर आया है तो रुक जाना। उस समय पैसे कौन देगा? चार्ज होल्डर। किससे क्लेम करेगा? कंपनी से। ये तो आपका लवली तैयार हो रखा है, इसमें दिक्कत नहीं है आपको इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट बात वही पुराने वाले बात पे लेकर जाती हूँ जिसमें दिक्कत आती है। डीम्ड नोटिस सेक्शन 80 में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डीम्ड नोटिस? अगर जो चार्ज होल्डर चार्ज क्रिएट करवा रहा है, हम मान के चलते हैं कि तू भाई बैकएंड वेरीफाई करके चलेगा, चार्जेस के रजिस्टर ऑलरेडी आरओसी पे मेंटेन्ड है, चेक कर ले, कंपनी में जाके चेक कर ले चार्जेस के रजिस्टर, कहीं तेरी प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत तो नहीं है, इनकम्बरेंस तो नहीं है। अगर हुआ तो फिर वो तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, कंपनी का कोई वो नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे। डीम्ड नोटिस का मतलब है इफ अ चार्ज इज ऑलरेडी क्रिएटेड और रजिस्टर्ड एंड नाउ सपोज दैट असेट इज बीइंग सोल्ड और गिवन टू सम अनदर चार्ज होल्डर, it is a duty of the buyer or the charge holder to check, and if it is found out later on we will consider this to be as a constructive notice that आपको पता था और आपने पढ़ा नहीं, तो गलती किसकी मानी जाएगी? बायर चार्ज होल्डर की। सेल में भी यही रूल है, चार्ज में भी यही रूल है। 80 वाला याद आ गया डीम नोटिस। अब आपसे एक और इम्पोर्टेंट सवाल, वो वाली बात बताना। हाँ चली गई वाली बात, ये वाली बैंक वाली बात। दो बैंक है जिनसे आपने लोन लिया। बैंक ए से हमने जो लोन उठाया है वो उठाया है 1 जून को। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन इसका भैया 30 दिन में करा नहीं, तभी क्या हुआ, सेम प्रॉपर्टी पे हमने एक और लोन उठा लिया। वो उठाया हमने, सॉरी कहाँ गया 26 जून, सॉरी 18 जून को। और भाई साहब उसका तो हाथों हाथ रजिस्टर करा दिया 30 डेज के अंदर ही, वो हो गया 26 जून को रजिस्टर। अब क्या होगा, किसका हक पहला आ जाएगा? जो बैंक बी है। सिर्फ एक अंडरलाइन बात याद रखिएगा, ये पूरा गेम तब बदलता है जब आपने अपना जो चार्ज फर्स्ट क्रिएट हुआ था उसको 30 डेज के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया। आप नेक्स्ट 30 में करो, आप नेक्स्ट 60 में करो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात सुनना, सपोज करो ऐसी सिचुएशन देंगे नहीं, पर फिर भी एक बैंक का भी 30 डेज बीत गया, दूसरे बैंक का भी 30 डेज बीत गया। आपने कहा अब किसका माना जाएगा? सिंपल सी बात है, जिसका पहले हो गया उसका मान लेना, फिर उससे ज़्यादा मातापच्ची मत करना। बात कहाँ है, लड़ाई किस बात पे है? 30 डेज की। जो 30 डेज में कर लेगा रजिस्टर कहीं ना कहीं, हमने कि भैया ये बढ़िया है। जो 30 डेज के बाद करेगा उसका चांस सेकंड ही हो जाता है फर्स्ट के कंपैरिजन में। इसमें ओवर थिंक मत करिएगा, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है नो ओवर थिंकिंग लिख देती हूँ, उतना करके चला जाइएगा। ये इतना ही दे दें एग्जाम में, बहुत बड़ी बात है। क्लियर? ये बात सही है अपने को? फिर मान लिया जाएगा, ठीक है ना? ऑब्वियस है ना, आरओसी भी तो देख रही है किसका पहले आ रहा है। अब जिसका पहले आ गया भैया कर दिया हमने उसका फर्स्ट चार्ज क्रिएट, हम क्या करें उसको? वी आर गुड विद दिस। नेक्स्ट ये हो गया अपना, फॉलोड बाय दैट ये हो गया, आपने कह दिया मॉडिफिकेशन आपने बता दी। मॉडिफिकेशन की वैरायटी तो हमें पता ही है मेरे ख्याल से, टर्म्स कंडीशन चेंज हुए हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, पार्टी ही चेंज हो गई है, चार्ज होल्डर ही बदल गया है, तो वो सब मॉडिफिकेशन में जाएगा। बट क्या चार्ज फिर से रजिस्टर कराना पड़ेगा? यस, वही फॉर्म CHG1 CHG। हाँ अरे सॉरी, आरओसी किस में जवाब देगी? क्रिएशन में CHG2, मॉडिफिकेशन में CHG3, सेटिस्फैक्शन में CHG5। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताइएगा व्हाट अबाउट 81 एंड 85। ये कर लेते हैं रजिस्टर। एक रजिस्टर पहले मेंटेन हो रहे हैं बाय द आरओसी, ठीक है, रजिस्टर आरओसी राइट, और दूसरे कहाँ मेंटेन हो रहे हैं? बाय द कंपनी। अगर आरओसी मेंटेन कर रही है तो भाई वो तो अपने यहाँ मेंटेन करेगी, ठीक है। MCA की वेबसाइट पे जाएगी, कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है और सबको एक बेसिक फीस पे करनी है। कंपनी जो मेंटेन करेगी वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में करेगी, अगेन कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। बट अगर मेंबर क्रेडिटर्स कर रहे हैं तो फीस नहीं, आउटसाइडर से कर रहे हैं तो एक फ़ीस ले ली जाएगी। MCA में तो कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो तो ऑनलाइन है, और वहाँ पे आपको बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्ट करने हैं, आप बिजनेस आवर्स के अलावा या बिजनेस डेज के अलावा इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। 81 किसका है? आरओसी। 81 किसका है? नहीं 85 कंपनी, पहले आरओसी फिर कंपनी, ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज और बता दो यार, 82 और 83। कंपनी खुद बता दे 82, आरओसी बताए क्या सेटिस्फेक्शन, हमने समझ गए, आपने हमें बताया नहीं, वो है 83। 82 में क्या आता है मुझे बताएंगे? कितने दिन में आप सेटिस्फेक्शन बता दो? 30 डेज।
नहीं बता रहे हो तो 300 डेज में बता देना फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फैक्शन के दो तरीके, डेट का रीपेमेंट कर दिया या असेट बिक गया और फिर सेटलमेंट हो गया। CHG 5 आ जाएगा ROC की तरफ से। अगर मान लो साइन नहीं करा है किसने, चार्ज होल्डर ने, तो एक बार उससे शो कॉज नोटिस देके 14 डेज का पूछ लें। मान लो कोई नहीं बताने के लिए आया अपने को, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ROC को पता चल गया है, तो मोटो कंपनी को भी बता देगी, चार्ज होल्डर को भी बता देगी और उसको रजिस्टर CHG 5 इशू कर देगी। ठीक, यहाँ तक करना है अपने को। सेंट्रल गवर्नमेंट रेक्टिफाई वगैरह कर देगी वो तो ठीक है, उसकी सब छोड़ दो आप चीज़ें। कंफर्टेबल विद दिस? ओके है। चार्जेस आई डोंट थिंक इज अ प्रॉब्लम फॉर यू एट ऑल। 87 वही कह रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेक्टिफिकेशन आप करना चाहो तो कर लो। आपको लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लेन पहुंची है, ROC कुछ लिखना भूल गया, आप कुछ मेंशन करना भूल गए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन एरर हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा भाई चलो ठीक है टाइम ले लो, रेक्टिफाई करने का टाइम दे देंगे, दैट्स इट। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। 87 इज फालतू सेक्शन है, उनसे कोई बात नहीं। ठीक है, चार्जेस इज ओके। शेयर कैपिटल भी काफ़ी हद तक तैयार है आपका। एक बायबैक के फिगर्स कर लीजिएगा और डेज कर लीजिएगा एंड डिपॉजिट्स कर लीजिए। डिपॉजिट इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, बाकी तो अदरवाइज ठीक है। ठीक, कल है अपना अकाउंट्स ऑडिट, नो एम आई मिस्टेकन, जनरल मीटिंग, डिविडेंड एंड अकाउंट्स। ठीक है, CSR बहुत अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार एग्जाम के लिए। ठीक, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। नहीं, अकाउंट्स ही लेंगे बेटा। ठीक है, तैयार कर लो।